नमस्कार दोस्तों, आरएमबी स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी मेंस का, या यूँ कहें कि पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन प्रीएम्बल। हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दोगे या यूपीएससी का एग्ज़ाम इस बार दे रहे होगे मेंस का, तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। क्यों हॉट टॉपिक है? हाल ही में आप देखे होगे कि जब नया संविधान जब संसद बना था, तो उसमें आप देखे होंगे कि जो पुराने संसद में एक दिया गया था पर्ची संविधान की, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटा के दिया गया था। इस कारण ये चर्चा में आया था। दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व मेंबर एस सुब्रमण्यम स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटाने की बात कही, और ऐसा उन्होंने पीआईएल लगाया। अब इस शब्द के कारण इतना ही हॉट टॉपिक बना हो, क्या इसको संविधान प्रस्तावना में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुआ है। तो इसलिए अगर आप बीपीएससी का मेंस देने वाले हो तो उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझते हैं सारी चीज़ों को। साथ में हम लोग इसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम पीटी का भी जो फैक्ट है, जो पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम जल्दी से चर्चा करेंगे 5 मिनट में। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो लास्ट में है, वो भी करेंगे। 7-8 क्वेश्चन हैं, उसको करेंगे। कुछ मेंस के भी क्वेश्चन लिया हमने आईएएस का और पीसीएस का, उसको भी हम देखेंगे कैसे उसको हैंडल करना है। तो जल्दी से हम देखते हैं कि किस तरह से हमको प्रस्तावना के फैक्ट को पढ़ना है। आप समझो, प्रस्तावना को अगर फैक्ट पढ़ रहे हो तो सबसे पहले याद रख लो कि ये है क्या। मैं उसका सारा डिटेल जाऊंगा बाद में, इनका क्या कहानी है वो अलग है। पहले फैक्ट पढ़ लो। अगर पीटी का सिर्फ देना है तो पहले जो व्यक्तियों का नाम याद रखना है याद कर लो। जेएल नेहरू याद रख लिए, 13 दिसंबर 1946। फिर याद रख लो 22 जैन 1947। अगर इतनी बातें याद हो गई है तो मैं इसका फैक्ट बता रहा हूँ। जब संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और उसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव के नाम से एक प्रस्ताव लाया था, जो बाद में चल के प्रस्तावना बना था। अभी जान लो कि कब आया था, तो ये 13 दिसंबर को उन्होंने लेके आया था। कब लेके आए थे? 30 दिसंबर को। और ये प्रस्ताव संविधान सभा से कब पारित हुआ? ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। यह एक फैक्ट है हुआ। दूसरा चीज ये देखो कि संविधान में कौन सी बातों को शामिल किया गया। संविधान में जो संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना जो बनाया गया, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देशिका प्रस्ताव आया, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं थे। तो सवाल यह उठता है कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द के बारे में क्या उस समय की संविधान सभा के लोगों को पता नहीं था कि शब्द हमें प्रस्तावना में जोड़ना चाहिए या नहीं, पदनिरपेक्ष शब्द जोड़ना चाहिए या नहीं? क्या ऐसी बातें थी? क्या ऐसा दीर्घकालिक सोच था संविधान सभा के सदस्यों का, डॉक्टर अंबेडकर का, प्रारूप कमेटी का? क्या ऐसा सोच था कि इस चीज़ों को शामिल नहीं कर पाए? कुछ तो कारण रहा होगा। जबकि समाजवाद के तत्व अगर आपको ढूंढेंगे तो आपको नीति निर्देशक तत्व में भी मिलेंगे। जब पंथ निरपेक्ष की बात करोगे तो आपको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 25 से 28 तक में भी मिलेंगे। तो हम तो बात कर ही रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, तो फिर यह होते हुए भी प्रस्तावना में इस बात को क्यों शामिल नहीं किया गया? ये चर्चा का बात है और हम करेंगे। तो ये फैक्ट जो आपने याद किया, तो दूसरा फैक्ट ये याद कर लो कि प्रस्तावना में कौन कौन शब्द नहीं था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ये दोनों शब्द का मतलब क्या है ये भी समझेंगे डिटेल से, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन पीटी के लिए बस इतना समझ लो कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, और यही दोनों शब्द को हटाने की बात चल रही है, क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट 1946 में शब्द को जोड़ा गया था। और ऐसी क्या परिस्थितियां बनी थी कि शब्द को जोड़ने की नौबत आई, और आज ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि शब्द को हटाने की बात हो रही है। सारी चीजों को समझो पहले, तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो एक शब्द और जुड़ा है इसमें 42nd अमेंडमेंट से, अखंडता शब्द को। ये 3 शब्द जुड़े, तो तीनों शब्द को आपको समझना होगा एक एक करके। लेकिन पीटी के नजरिए से अगर देखेंगे तो ये 3 शब्द क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट इसलिए भी है 42nd अमेंडमेंट
1976। अब आपको इस समय का एक क्रोनोलॉजी अगर समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा वक्त था। आपको याद होगा कि 1975 में ही हमें इमरजेंसी का सामना करना पड़ रहा था, और उसी समय समाजवाद जैसे तत्व क्यों आ गए। इमरजेंसी की हमेशा आलोचना की जाती है और होना भी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थितियों में भी जब कहते हैं इमरजेंसी में सरकार तानाशाह हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में समाजवाद शब्द क्यों लाया गया। सोचने की बात है, आपको सोचना भी चाहिए, उसको भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को, तीन चीज़ें आपने समझा कि 42nd अमेंडमेंट में इसको तीनों शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, ये क्या है इसको अलग से समझेंगे, ये पीटी का पहले समझ लो। ये तीन चीज समझ लिया आपने। अब एक क्वेश्चन बनता है इससे कि प्रस्तावना में कुछ कोट्स आ जाएंगे कि कौन से व्यक्ति ने प्रस्तावना के बारे में क्या बोला है। कुछ संविधान सभा के सदस्य जैसे कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला है इसके बारे में, के मुंशी ने क्या बोला है। अब कोई बोलते हैं कि दीर्घकालिक सपनों के, संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनके दीर्घकालिक सपनों का सोच है। कोई बोलते हैं कि भविष्य फल है हमारे देश का। तो इन सारे शब्दों को हम समझेंगे आगे। जो मूल बातें हैं कि इसमें जो प्रस्तावना है ये और कहाँ दिखता है, हमें प्रस्तावना की झलक कहाँ मिलती है। क्योंकि N.A. पालकी वाला ने कहा है कि ये दर्पण है, परिचय पत्र है। और जब परिचय पत्र है तो कहीं का तो परिचय मिलता होगा संविधान का। जब संविधान का परिचय मिलता है तो जब आप संविधान प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द जब समाजवाद देखेंगे तो समाजवाद आपको साफ साफ कहां दिखता है, डीपीएसपी में। अब आप जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 25 से 28 में देखने को मिलते हैं। तो एक शब्द तो आ ही गया कि आपको कोई क्वेश्चन आ जाएंगे, पूछेंगे कि प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है निम्न में से किस में झलक दिखती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मूल अधिकार में भी दिखता है और डीपीएसपी में भी दिखता है। जब सिर्फ समाजवाद की बात आएगी तो आपको सिर्फ डीपीएसपी देखना है। अगर समग्र रूप से अगर प्रस्तावना की बात करें तो समाज डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों में दिखता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसके डिटेल पे चलते हैं। अब देखो, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र या इसके भूमिका को कहते हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि लागू कब हुआ हमारा संविधान, और उद्देश्य का प्रस्ताव कब आया और कब इसको पारित किया गया संविधान सभा से। तो हमने बता दिया था कि 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947, ये डेट अगर आपको याद है। और फिर एक थर्ड डेट याद आपको रखना है, 26 नवंबर 1949। इसी दिन को हमने संविधान सभा को अपनाया था, अंगीकृत किया था, और लोगों द्वारा, भारतीय लोगों द्वारा इसको अपनाया गया था। तो यहीं पर कहा जा रहा है, विवाद इसी बात का है कि जब 26 नवंबर 1949 को हमने प्रस्तावना को अपनाया, अधिग्रहित किया, तो हमको ये बताओ कि जब 76 में जब जोड़ा गया समाजवाद को, धर्मनिरपेक्ष को, तो ये डेट क्यों नहीं चेंज किया गया। और इस पर चर्चा गहरा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा आपके सामने रखा जाएगा। अब उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो ये 3 डेट आपको याद है। अब पूर्ण रूप से अगर संविधान को लागू करने की बात आएगी तो एक कमेंट में बताओ आप। अब देखो, अब डिटेल में चलते हैं मेंस के लिए। ये क्या है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय या भूमिका को कहते हैं। अब हमने क्या बोला था, प्रख्यात न्यायविद संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालिकावाला ने क्या किया, ये परिचय पत्र है। हमने ये भी बता दिया कि पंडित नेहरू द्वारा इस चीज को लाया गया था। कहाँ लाया गया था, संविधान सभा में, और उद्देश्य का प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में लाया गया था। और कब लाया गया था, 13 दिसंबर, और पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। ये पीटी का भी हो गया। और एक कोर्ट डायरेक्ट पूछ देगा परिचय पत्र किसने कहा, तो आपको याद रहना चाहिए N.A. पालिकावाला ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब हमने जैसा बोला कि 3 शब्द को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट के बारे में। 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। ये कौन कौन शब्द है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, हमने बता दिया है। आगे चलते हैं। अब देखो, प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है हमें समझना होगा। जब सिर्फ हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो सिर्फ इतना सोच के चलते हैं संप्रभु हैं हम, समाजवाद हैं, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, सिर्फ इससे नहीं होता। इसका कोई उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, समझिए इस बार को। जब हम जब बात हम करते हैं, जब संविधान प्रस्तावना की बात करते हैं,
तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा कि भविष्य का भारत कैसा होगा। जब हम संविधान बना रहे थे तो हम भविष्य का ही भारत के सपनों को, भविष्य में कैसे भारत हो, कैसा भारत हो, नई ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचाया जाए, उन सारी मुद्दों को प्रस्तावना में उन्होंने शामिल करने का प्रयास किया। जब हम संप्रभु, उन्होंने बोला कि संप्रभु होना चाहिए, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए समाज। देखो ये जो शब्द है इसको अभी के लिए भूलना, क्योंकि ये कब आया था? 42nd अमेंडमेंट में 1976। अब ये पंथ निरपेक्ष भी छोड़ो, उसमें धर्मनिरपेक्ष में यही डेट में आया था, 42nd अमेंडमेंट में। जब हम लोकतांत्रिक की बात करते हैं, गणराज्य की बात करते हैं, तो भविष्य के भारत की जो बात की गई है, यही बात किया गया कि भारत हमारा क्या हो, उसका अपना संप्रभु हो, अपना देश के निर्णय अंदर या बाहरी सब निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। वो चाहता है कि हमारा देश समाजवादी हो, समाजवादी है, समाजवादी हो। समाजवाद का मतलब ये होता है कि आपके देश की जो जनता है उनको किसी तरह कोई कमी नहीं हो, सभी लोगों को मिनिमम आवश्यकता की चीज़ों किसी तरह उनको पहुंचाना है तो पहुंचाएंगे। धर्मनिरपेक्ष की ये बात की गई, पंथ निरपेक्ष की बात की गई है कि समग्र रूप से भारत सरकार जो है उसका कोई धर्म नहीं होगा। अगर धर्म है तो उनका एक ही धर्म है, उसका सबसे बड़ा जो नियम कानून पालन करना है, संविधान द्वारा जो उसको शक्ति दी गई है उन नियमों का पालन करे। लेकिन यहाँ पर दूसरे देशों की तरह भारत में यह प्रावधान है, दूसरे देशों में जो जैसे फ्रांस जैसे देशों में बहुत ही स्ट्रिक्ट बातें हैं, लेकिन भारत में ऐसा है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन सरकार का धर्म नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, जो भी धर्म भारत में है वो सबको समान नजरिए से देखेगा, उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। इन सारी चीजों को पद निरपेक्ष में शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक क्या होता है? अब मैं एग्जांपल देता हूं कि आप चले जाओ नॉर्थ कोरिया, आप चले जाओ चाइना, आप रहो इंडिया में, तो अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होगा। लोकतंत्र क्या होता है? लोक मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब होता है मशीनरी, जिसके हाथ में, जनता के हाथ में जब ताकत हो, ये जो ताकत मिलता है सरकार को इसी के माध्यम से मिलता है। और जब सरकार बनती है तो जब जनता उसमें जुड़ती है, जब उसको शक्ति देती है, तब वो लोकतंत्र का शासक बनता है। और शासक तो कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा, सेवक बनता है। किसका सेवक बनता है? भारतीय जनता का सेवक बनता है। इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि हम लोगों पर अगर कोई दाव आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप हमारी रक्षा करोगे। तो ये लोकतंत्र में एक चीज़ है। गणराज्य क्या है? ये भविष्य का भारत कैसा है उसकी बातें कर रहा हूँ, और भी डिटेल में हम बात करेंगे इसके। गणराज्य का मतलब एक होता है, सिंपल सा शब्द होता है कि कोई भी देश, अगर ब्रिटेन और भारत की बात करेंगे तो जो राष्ट्र प्रमुख होता है, देखिए लोकतंत्र ब्रिटेन में भी है, लोकतंत्र इंडिया में भी है, लेकिन ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र नहीं है, भारत गणतंत्र है। क्योंकि जो हमारे राष्ट्र, जो देश के सबसे सर्वोच्च पद पर जो बैठा व्यक्ति राष्ट्रपति है, उनका हम चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि आप ब्रिटेन जाओगे तो ये वंशानुगत होता है, उत्तराधिकारी के रूप में है। आज मैं राजा हूं तो कल मेरा बेटा बनेगा, परसों मेरा ग्रैंडसन होगा। मतलब जब नेक्स्ट टाइम जो आएगा उत्तराधिकारी के माध्यम से होता है, वंशानुगत होता है। जबकि भारत में क्या है? भारतीय जनता द्वारा चुने गए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं वो उनको शक्ति देते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव करो, जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो जब गणराज्य यही होता है जब देश का सर्वोच्च पद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से आता हो। अब यहां पर यह भातृत्व है। भातृत्व की भावना। अब यहां लोक कल्याण राज्य की स्थापना की बात कर रहा है। हमने क्या बोला है? समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रित रूप है। अब हम लोक कल्याण करना है तो लोक कल्याण का मतलब एक दो चीज होता है। हम जब समाजवाद का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि समाजवाद भी दो तरह का होता है। एक लोकतांत्रिक समाजवाद होता है, एक मिश्रित समाजवाद होता है। वो क्या होता है बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जो समाजवाद है ये लोक कल्याण से कैसे जुड़ा है। हमने बताया कि जब समाजवाद की बात आती है तो हम सीधे डीपीएसपी जाते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में। तो क्या ऐसा है, उसमें क्या प्रावधान है जो हम कहते हैं कि समाजवाद का तत्व उससे जुड़ा हुआ है। और जब भी हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो सीधे हम लोग डीपीएसपी में जनरली चले जाते हैं
कि डीपीएसपी में जाओ, तुम्हें प्रस्तावना की झलक डायरेक्ट मिल जाएगी समाजवाद से जुड़ा हुआ। तो कुछ तो ऐसी चीजें शामिल होगी, उसके बारे में पढ़ते हैं। और समाजवाद का, अब देखो, एक समाजवाद का एक सीधा मतलब होता है जब उत्पादन साधनों पर पूरा नियंत्रण सरकार का होता है, तो एक समाजवाद का रूप है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं मिश्रित रूप हम अपना रहे हैं समाजवाद और पूंजीवाद का, मतलब क्या हुआ, हम प्राइवेट और पब्लिक, सरकार और निजी पूंजीपतियों के सहारे जब देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, तो वो मिश्रित होता है समाजवाद। और जब मिश्रित समाजवाद होता है तो यहाँ पर ना पूरे संसाधनों पे सरकार का नियंत्रण होता है, ना पूरे संसाधनों पे निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। तो इस तरह से हमने समझाया, हमने लचीलापन रखा है इतना कि जब जैसी स्थिति बनेगी हम वैसा चीजों को निभा सकते हैं। और ये शक्ति इनको सिर्फ संसद से नहीं मिली है, इस संविधान ने शक्ति दिया है इनको। ठीक है, अब सभी को क्या बोल रहे हैं, ये सभी को बोल रहे हैं कि न्याय देंगे। अब भाई न्याय की बात आती है, जब हम न्याय की बात करते हैं तो किस तरह का न्याय की बात कर रहे हैं? हम बात करें सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की, और साथ में ये तीन चीज क्या हुआ है, हम न्याय की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और न्याय कहां से लिया गया है? उस समय के यूएसएसआर से, सोवियत संघ से। समझना है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि सामाजिक आर्थिक, ये जो न्याय वाली बात है ये कहां से ली गई है? तो यूएसएसआर, सोवियत संघ, या नहीं सोवियत संघ ऑप्शन हो तो रूस, रशिया से लिया गया है। एकता और अखंडता शब्द को कहां से लिया गया है? 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया इसको प्रस्तावना में। दूसरी चीज की राष्ट्रीय एकता, ये राष्ट्रीय एकता का क्या मतलब है? क्या सिर्फ भौगोलिक रूप से हम एक जुड़े रहे? यहां पर कहते हैं जो हमारी एकता और अखंडता है, भौगोलिक रूप से तो हो ही, साथ में एक जनता दूसरे जनता से जुड़ा हो। अखंडता का मतलब ये होता है कि जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हमें न सिर्फ भौगोलिक रूप से, हमें मानसिक रूप से भी भारत के टूटने के सपने नहीं देखने चाहिए। हमें अपने मानसिक रूप से भी, हमें अपने लोगों के बीच में किसी तरह का दूरभाव नहीं लाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं लाना है, तभी एकता बन पाती है। इन सारी चीजों को शामिल किया जा रहा है किसमें? प्रस्तावना में। अब देखिए, वो जो हमने बात किया कि भविष्य का भारत कैसा हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तो क्या करना होगा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है तो हमको क्या करना होगा, इन सारी चीजों को तो हमने देखा। अब इन सारी चीजों को अगर तोड़ के थोड़ा सा देखें तो अगर कहें तो संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है? हमने बोला भविष्य का भारत कैसा होगा, वो आप करिए। तो हमने क्या बोला? संविधान की प्रकृति, यही हमारा भविष्य का भारत होगा, भविष्य का भारत हमको बनाना है। तो इन चीजों को अगर हम मजबूत करते हैं, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य को, जो प्रकृति है वही हमारा भविष्य का भारत है, ऐसा आप देख सकते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम ऐसे ही भारत को मजबूत कर सकते हैं। दूसरे नजरिए से देखा जाए, हम जब बोलते हैं कि संविधान में जो शक्ति दी गई है, शक्ति का स्रोत क्या है, तो वो क्या हुआ? लोगों द्वारा ही जब प्रस्तावना लिखा गया, संविधान जब लिखा गया, इसमें कहा गया कि ये हमने ही शक्ति दी है, हम ही इसको अधिग्रहित कर रहे हैं। लेकिन शासन कौन करेगा? हमने बोला कि हम अपना प्रतिनिधि आप एक बनाएंगे। अब प्रतिनिधि है जो हमारे देश की रक्षा करेगा, और ये नियम जो बना है इस नियम को भी हम ही पालन करेंगे। इस तरह से देखना है चीज़ों को। और एक जो लागू हुई है 26 नवंबर 1949 को, इसी बात पे चर्चा चल रही है कि जब समाजवाद और सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को अगर जोड़ा गया 76 में, तो ये डेट क्यों है, इसको क्यों नहीं चेंज करके वो डेट को रखा गया 1976? चेंज करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। इन सारी चीज़ों को आपको इस तरह से एक माइंड मैप बना के मेंस जब लिख रहे हो तो इस चीज़ों को रख सकते हो सामने। अब देखो, अब संप्रभु शब्द हमने बोला, संप्रभुता क्या है? अब हमने बोला संप्रभुता किसी भी देश का, जिस देश में संप्रभुता नहीं होगा वो देश नहीं होगा, वो औपनिवेशिक बन जाता है। क्या हम अंग्रेजों के समय में जब हम औपनिवेशिक शासक अंडर में थे तो क्या हम संप्रभु थे? क्या हम अपने निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र थे? नहीं थे। जब हम अपने देश के अंदर और देश के बाहर अपने देश के हितों के अनुसार
निर्णय लेने के लिए जब स्वतंत्र होते हैं, डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, तब वो संप्रभु होता है। और बिना किसी दबाव के, जब हम बिना दबाव के हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम संप्रभु हैं। अब भारत की ये बात कर लो, क्या यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश संप्रभु है? क्या वो कोई भी निर्णय ले सकता है? क्या वो भारत, जो समग्र भारत है, जो अखंड भारत है, उससे अलग हो सकता है? वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतिम निर्णय लेने का शक्ति किसको है? भारत सरकार को है। भारत सरकार के पास है पूरी संप्रभुता कि वो निर्णय क्या लेना है, विदेशों से कौन सा निर्णय करना है। ये हमारा यूपी, बिहार और एमपी निर्णय नहीं ले सकता है कि किस देश के साथ हमें संबंध रखना है और किससे नहीं रखना है। वहाँ की सरकार को इतना शक्ति नहीं दिया गया है, लेकिन भारत सरकार के पास ये शक्ति है। हम इतना संप्रभु हैं कि हमको कौन देश के साथ संबंध रखना है। और यहाँ तक ये बात समझ लो आप कि जिस तरह से हम भारत की बात करते हैं, यहाँ पर यूपी, बिहार समझ लो, इस तरह से बिहार है, तो कहने का क्या मतलब है कि जिस तरह से अमेरिका में आप देखोगे कि कोई भी राज्य चाहे तो, अमेरिका में जो राज्य हैं अमेरिका के से बाहर हो सकते हैं, लेकिन भारतीय राज्यों की शक्ति नहीं प्रदान की गई है कि वो भारत से किसी तरह से भी अलग होने की उनको शक्ति प्रदान नहीं की गई संविधान द्वारा। जब आर्टिकल हम पढ़ेंगे 1, 2, 3 तो हम उसमें बात करेंगे डिटेल से। तो कहने का क्या मतलब है, आंतरिक और बाह्य मामले का निर्णय बिना विदेशी दबाव के जब ले हो तो वो स्वतंत्र हो, तो हम संप्रभु हैं। एक चीज और जान लो, संप्रभु राज्य जो होता है होने के नाते वो भारत जो है कोई विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी हिस्से को दे सकता है। अब आपको याद रखो, हम बांग्लादेश से एक समझौता किए, बांग्लादेश से समझौता करके अपने कुछ क्षेत्र को उनको दिया और उनके कुछ क्षेत्रों को हमने भारत में शामिल किया। तो ये हम संप्रभु राष्ट्र हैं, इसीलिए हमें निर्णय ले पाए। बांग्लादेश संप्रभु है, इसीलिए निर्णय ले पाया। आप समझो इस बात को। आज देखिए, आज हम पीओके की बात करते हैं, पीओके आज भी हमारा भारत का पार्ट है। हम संप्रभु हैं, हम हमेशा दावा करते हैं कि वो भारत का ही पार्ट है। अगर हम किसी दबाव में होते तो अक्सर सुनते होंगे पीओके, चाइना जैसा देश हमेशा पीओके को चीन का भाग मानता है। तो ऐसे देशों को आप क्या कहेंगे? क्या उसके निर्णय को हम पर प्रभाव पड़ रहा? नहीं, हम मान रहे हैं कि हम संप्रभु हैं और पीओके हमारा भाग है और वो रहेगा, चाहे वो अक्साई चीन की बात हो जो चीन ने हथियार रखा है। ये सारे पार्ट क्या है भारत के। जब आप मैप देखेंगे तो भारत के मैप में दिखाया जाता है, और आज नहीं तो कल वो भारत का होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हम किसी क्षेत्र पर हम इतने स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं कि कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे अपने क्षेत्र को किसी देश को देना हो, चाहे किसी दूसरे देश से समझौता करके उस क्षेत्र को भारत द्वारा लिया जाना हो। अब हमने बोला था कि समाजवाद शब्द ये जोड़ा गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट से, सब याद कर लो। अब देखो समाजवाद के लक्षण कहाँ मिलते हैं? भाग 4 में। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब इसको इसीलिए शामिल कर दिया गया समाजवाद को कि समाजवाद तो इसके लक्षण तो हमारे नीति निर्देशक तत्व में है ही। तो अगर हम प्रस्तावना में जब इसको हम परिचय पत्र बोल रहे हैं तो क्यों नहीं इसको संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया जाए? जब संविधान की प्रस्तावना में जोड़ने की बात आए, संशोधन की बात आए, तो आपको डायरेक्ट याद आना चाहिए कि जो संविधान के प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है केवल एक बार, केवल एक बार, एक बार जो हुआ है वही है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, इसको आप जोड़ लिए। अब कहने का क्या मतलब है, इसी बात का ये बात चल रहा है जो इसके पक्ष में जो जवाब दे रहे हैं कि समाजवाद को रहना चाहिए प्रस्तावना में, तो बोल रहे हैं जब डीपीएस में ये चीजें हैं तो प्रस्तावना में अगर हम शामिल कर रहे हैं तो इसमें समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा नजरिया ये भी है कि जब प्रस्तावना में है नहीं तो इसको बाद में क्यों जोड़ा गया तो डेट क्यों नहीं चेंज किया गया? इन सारी बातों की बात की गई है। अब हम बात करते हैं समाजवाद जो है ये 2 प्रकार का है। अब 2 प्रकार का क्या है? एक साम्यवादी समाजवाद है, जहां क्या होता है, इसको राजाश्रित समाजवाद भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, उत्पादन के जो साधन है उस पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? राज्य का होता है। अभी आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, माना कि हम एक देश में है, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है और 4 लोग हैं, एक के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है।
एक के पास कम है, एक के पास बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या करेगा, राज्य जो मेरे पास जो संपत्ति है वो हमसे लेगा और जिसके पास नहीं है उसको वो देगा। मतलब मेरे साधनों पर भी सरकार का नियंत्रण होता है। यही चीज को साम्यवादी समाजवाद बोलते हैं। और उसको राष्ट्रीयकरण करेगा। और लेकिन ध्यान रखें, इसमें निजी संपत्ति को ज़्यादा उनको प्रमोट नहीं करते, वो सिर्फ पब्लिक जो संसाधन है उनको समर्थन करते हैं। जो जितने भी चीज़ हो संसाधन वो सरकार के नियंत्रण में रहे, और वहाँ कोई भी निजी क्षेत्रों का बढ़ावा इस साम्यवादी समाजवाद में नहीं दिया जाता। लेकिन जब हम लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बदलाव आपको दिखेगा। क्या बदलाव दिखेगा? इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद में होता क्या है, क्योंकि हमने बताया है कि हमारा समाजवाद कैसा है, हमारा समाजवाद मिश्रित है। कैसा है? समाजवाद भी है इसमें प्लस पूंजीवाद भी है। जब पूंजीवाद भी है, जब हम ऐसी अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है कि सार्वजनिक और निजी जो है साथ साथ रहते हैं। अब क्या ऐसी स्थिति का क्या मतलब, मिश्रित समाजवाद क्यों बना दिया गया? इसको सिंपल समाजवाद रखते हैं, मतलब चाहे वो साम्यवादी समाज रखता है तब भी वहाँ की जनता को ध्यान में रखा जा रहा था। लेकिन तो फिर ऐसा क्यों रखा गया? निजी को क्यों शामिल किया गया? निजी तो सिर्फ लाभ चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि निजी ये जो समाजवाद है, समाजवाद जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसमें होता क्या है कि निजी क्षेत्रों के आने से क्या होता है कि हम मिल के जब काम करते हैं, जब सरकार कभी ऐसी स्थिति बनती है कि चीज़ों को जब मुहैया नहीं करा पाती है, तो अब निजी संस्थाएं भी, निजी पूंजीपति भी अपने संसाधनों के माध्यम से लोगों तक चीज़ों को, संसाधनों को पहुंचाते हैं। आपके पास बहुत पैसे पड़े हैं, लाखों में पड़े हैं, करोड़ों में पड़े हैं, और आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपके पास है ही नहीं, सरकार के पास नहीं है। लेकिन एक देश है अमेरिका, उसके पास निजी कंपनियां हैं, उसके पास चीजें हैं, तो उनको चाहिए होगा। तो ये व्यक्ति जो आप हो, आप जब खरीदना रहेगा, आपके देश में नहीं रहेगा, तो आप कहाँ जाओगे? आप अमेरिका से लाओगे। तो हम जब दोनों चीज़ों के साथ अगर मिल के काम कर रहे हैं, तो जो निजी कंपनी है हमारे देश में भी वो वस्तुओं को बेचेगी, तो हम उस चीज़ों को क्या करेंगे? आराम से पालेंगे। उनकी संसाधनों पे हम नियंत्रण नहीं करेंगे, लेकिन रेगुलेशन करने का शक्ति सरकार के पास होती है। निजी क्षेत्रों के साथ काम करने का बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि वो नियंत्रण पूरी तरह से निजी कंपनियों पर ही होता है। सरकार उस पर रेगुलेशन करती है, मनमाने तरीके से निजी कंपनियां कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारी सोशल मीडिया जैसी फेसबुक जैसी कंपनियां हैं, साइट्स हैं, इन पर हमेशा सरकार रेगुलेट करती है कि आप इस तरह का नियम लाओ, उस तरह का नियम लाओ। आपने देखा होगा, बहुत सारे रील्स आप देखते होंगे, तो रील्स में देखे होंगे कि अमेरिका की संसद में मार्क जुकरबर्ग को बुलाया गया था और पूछा गया था कि आपकी इस तरह के रील्स, आपके इस तरह के कार्यों से कई सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इन चीज़ों को आप प्रमोट नहीं करिए। तो क्या हुआ? रेगुलेट किया जा रहा है। हम निजी को साथ दे रहे हैं, लेकिन निजी के मनमानी को, निजी संस्थाओं की मनमानी को हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो हम रेगुलेट करके उनको कंट्रोल करने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, अब हमने बोला, सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला है, सर्वोच्च न्यायालय कहा है, अब ये जो कोर्ट्स है ये मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप सीधे लिखना, लोकतांत्रिक समाजवाद का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्या करेगा? वो गरीबी को ध्यान में रखेगा, अगर कोई उपेक्षित है तो उसको ध्यान में रखेगा, अगर कोई बीमारी है तो उसको दूर करने का काम करेगा, जो अवसर की समानता है उसको दूर करने के प्रयास करेगा। तो क्या आपको लगता है कि गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रही है कि नहीं भारत सरकार? उपेक्षित को कर रही है कि नहीं? बीमारी लोगों को कर रही है कि नहीं? अब हमको बताओ, गरीबी के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना, ये सब क्यों आया है? हम फ्री राशन पाते हैं, क्यों पाते हैं? कि गरीबी को इतना चीज़ें दे दिया जाए ताकि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। उपेक्षित जिसके पास कुछ नहीं होता है, उनको घर बना के देते हैं, पानी देते हैं, बिजली देते हैं, मुफ्त में देते हैं, ताकि वो अच्छा जीवन गुजार सके। जब बीमारी की बात करेंगे तो आयुष्मान योजना किस लिए काम आता है? कि आप बीमारी से किसी तरह आपको परेशानी न हो, आप फ्री में जाओ, इलाज करवाओ। तो सरकार लोकतांत्रिक समाजवाद में ही तो स्थापना करने का प्रयास कर रहा है। तो क्या सरकार अगर ऐसी सुविधाएं दे रही है, तो ऐसी तो है नहीं कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल वो बंद हो गए, नहीं हुए। क्या जो अन्न अगर फ्री में दे रहे हैं, तो क्या जो साहूकारों की दुकान होते हुए बंद हो गए? नहीं हुए, सब चल रहे हैं, समग्र रूप से चल रहे हैं।
तो कहने का मतलब क्या है कि हम समन्वय करके चीजों को सरकार चलाती है। ठीक है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या है, जड़ है। अवसर की असमानता कैसे हम दूर करते हैं? आप कहते हैं कि अब रिजर्वेशन जैसी चीजों को देखकर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 में कि अवसर की समता हो, समानता हो। कैसे भाई? समता देने के लिए आपको तो करना पड़ेगा ना। जो वर्षों से जो पिछड़ा रहा है उनको बराबर लाने के लिए आप क्या कर रहे हो? किसी को आरक्षण दे रहे हो, आरक्षण दे रहे हो तो उसमें भी अवसर की समानता ला रहे हो। जॉब ला रहे हो तो उनके लिए भी कुछ सीटें ला रहे हो। तो हमने बराबरी देने का प्रयास किया है, सरकार द्वारा किया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ अपने ही नजरिए से करती है, उसको ताकत भी मिलती है संविधान से। ठीक है, अब एक चीज जान लो कि जो भारतीय समाजवाद है, एक चीज ध्यान रखना, जब जवाहरलाल नेहरू की बात करोगे तो जवाहरलाल नेहरू पर समाजवाद का प्रभाव था। और जब समाजवाद का प्रभाव था तो वहां पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव उन पे कुछ कुछ आने लगा था। तो दूसरी तरफ देखोगे कि गांधी थे तो गांधी जी का विचार अलग था। जब ये दोनों के विचारों को देखोगे तो इनका समग्र रूप से जो बात था, ये चाहते थे कि गरीब कल्याण हो, अंतिम व्यक्ति को चीजें मिले जो उपेक्षित है। लेकिन भारतीय समाजवाद की बात करोगे तो हम मार्क्सवादी समाजवाद की ओर नहीं, गांधीयन समाजवाद की ओर हम झुके हुए हैं। हम पंचायत जैसी बातों की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा हो, गौ रक्षा हो, तो इन चीजों को हम शामिल कर ही रहे हैं, कानून को लागू कर ही रहे हैं। तो इन सारी चीजों को क्या किया गया, हमारा समाजवाद क्या है, गांधीयन समाजवाद की ओर ज्यादा झुका हुआ है। और दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है। अब देखो, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, फिर मैं ऐसे ही बोलूंगा कि जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट, कौन सी ईयर, 1976। ये सब क्वेश्चन पीटी के हैं, अच्छे से याद कर लो। अब धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष से क्या मतलब है? देखो, धर्म तो है ही, लेकिन निरपेक्ष, हम उससे जुड़े हुए नहीं है। धर्म है लेकिन हम उससे जुड़े नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? ये सरकार के लिए बोल रहा है कि सरकार हो तुम, और तुम्हारे लिए तुम धर्मों को, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दोगे। अगर तुम्हारे लिए सारा धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, सारे धर्म तुम्हारे लिए एक समान है, तुम सबको एक नजरिए से देखोगे। अगर तुम हिंदू के लिए कुछ काम कर रहे हो तो तुम्हें मुस्लिम के लिए भी काम करना पड़ता है। अब कांवड़ यात्रा चल रहा है, ऐसे में देखेंगे कि कई सारी सुविधाएं उनको दिया जा रहा है। तो आप देखोगे दूसरी ओर हज यात्रा भी दिया जाता है, सरकारों द्वारा मुहैया कराई जाती है। कई सारी देखेंगे कि जो मुस्लिम समुदाय के कई सारे त्यौहार में रास्ते को खाली करवाया जाता है, प्रशासन द्वारा उनको सहायता दी जाती है। तो ऐसे क्या कर रही है सरकार? का कोई धर्म नहीं है, सरकार का एक ही धर्म है, संविधान का पालन करना और देश के जनता को जो उनकी चीजें हैं, उनको शक्ति है, उनको प्रदान करना। तो ऐसे क्या किया, धर्म को हम बराबर नजरिए से देखते हैं। लेकिन सरकार का धर्म नहीं है, लेकिन व्यक्ति का कोई भी धर्म हो सकता है और वो धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो एक चीजों को समझ लो, संविधान निर्माता ने ऐसे राज्य की स्थापना चाहते थे जहां सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना चाहे, और एक कर्तव्य है उनका, सरकार का। दूसरी ओर देखेंगे कि जो अब ऐसा क्या है, हमने क्या बोला कि शब्द को जब जोड़ा गया तो जिस तरह समाजवाद को नीति निर्देशक तत्व में हमने देखा था, उसी तरह से धर्मनिरपेक्षता को हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको फंडामेंटल राइट में शामिल करके इसको वहां दिखाने का प्रयास किया। और इसी चीजों को हमने क्या किया था, प्रस्तावना में शामिल कर दिया। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिलता है, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 में, और कहाँ है, मौलिक अधिकार में। और एक जो सबसे बड़ी बात है, आप जब हम बात करेंगे, नजर रखना, जब हम प्रियम्बल की बात करेंगे, दूसरी ओर फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, और एक यहाँ पर मैं डीपीएसपी लिख रहा हूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो तीनों में यहाँ पे एक अंतर दिखेगा। अंदर क्या दिखेगा, देखो, प्रियम्बल और डीपीएसपी है, ये जो है सरकार पे बाध्यकारी नहीं है। इसमें जो चीजें दी गई है सरकार पूर्ति करवा दे, इसके लिए आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। मतलब ये न्याय योग नहीं है। ठीक है, न्याय योग नहीं है। न्याय योग नहीं है, मतलब न्यायालय में आप नहीं जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट में अगर कोई उल्लंघन होता है तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हो। और आप न्यायालय में जाना है तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ
हाई कोर्ट भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में आपको आर्टिकल 32 से ये शक्ति मिलता है और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 से शक्ति मिलता है। इस तरह से आपके चीज़ों को रक्षा की जाती है। तो इस चीज़ों को समझ लेना पीटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम जब बात कर रहे हैं, जब हमने बात किया कि इस तरह से हमारे चीज़ों को शामिल किया गया है संविधान में, प्रस्तावना में भले दो पंथ निरपेक्ष और समाजवाद को नहीं जोड़ा गया था शुरुआत में, लेकिन इस संविधान में इन चीज़ों को पहले से शामिल किया गया था। एक चीज़ और, एक नज़रिया दूसरा देख लो ये कि जब हम प्रस्तावना लागू हुआ था उस समय हम आज़ाद हुए थे। अगर ये आज़ाद हुए थे तो अगर इसको कंपलसरी कर दिया जाता और पंथ निरपेक्ष और समाजवाद को अगर एक साथ जोड़ दिया जाता उसी समय, तो सरकार के पास क्या, भारत सरकार के पास उस समय इतना साधन था, संसाधन था कि सारी चीज़ों को उनको मुहैया करा दिया जाए। उन्होंने कहा था कि इसको भविष्य में कानून निर्माता जो हैं इनको अपने संविधान में, प्रस्तावना में जोड़े और उनका कर्तव्य होगा। हमने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में इन चीज़ों को रख दिया है। जब भारत की स्थिति वैसी बनेगी भविष्य के अनुसार, क्योंकि संविधान हमारा इतना कठोर भी नहीं है और बहुत लचीला भी नहीं है, तो संविधान को जनता द्वारा जब शक्ति दी जाएगी प्रतिनिधियों को, तो इस तरह की चीज़ों को संविधान में शामिल कर सकते हैं। और इस चीज़ को हमने क्या किया, प्रस्तावना में शामिल किया था। तो ये समझ लो कुछ समय की परिस्थितियां, जहां एक तरफ आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर दूसरा देश बन जाता है, तो उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को हम प्रत्यक्ष रूप से ना जोड़ के अप्रत्यक्ष रूप से कहां जोड़ा था हमने, फंडामेंटल राइट में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बोल रहे लोकतांत्रिक, अब लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब लोकतांत्रिक राज व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक राज व्यवस्था के बारे में ये बात ही होती है कि ये जो शक्तियां दी जा रही है, ये जो शक्ति दिया जा रहा है समाजवाद, लोकतांत्रिक राज व्यवस्था, ये शक्ति इसमें क्यों नहीं होता है? सर्वोच्च शक्ति तो जनता के हाथ में होता है ना। जब जनता के हाथ में है सर्वोच्च शक्ति, तो कौन काम करेगा आपके लिए? काम कौन कर रहा है? आपका जो प्रतिनिधि है, आपका जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपके लिए काम कर रहा है। आप उसको शक्ति दे रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और उस शक्ति का कहाँ प्रयोग करता है? संसद में और विधानमंडल में। तो जब शक्ति आपको जनता दे रही है तो जनता के लिए कार्य करना है, तो हम लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को अपनाए हैं। तो इसमें समझेंगे कि लोकतंत्र जो होता है कितने प्रकार की होती है और हम किस तरह के लोकतंत्र को चलाते हैं देश में। अब देखिए, इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जब होता है तो व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को अपने डायरेक्ट निर्णय करता है। प्रत्यक्ष, इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में व्यक्ति अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करता है। अब जब स्विट्जरलैंड जाएंगे, इस जनरली जो होता है जहाँ छोटी जनसंख्या वाला देश होता है, तो इस तरह के डेमोक्रेसी का प्रयोग किया जाता है, जहाँ जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। कोई योजनाएं हैं, अभी आप देखेंगे संसद में कोई बिल आया तो क्या हम जाकर वोट करते हैं? नहीं करते हैं, हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाते हैं। लेकिन यहाँ जब होगा तो जनता, अगर कोई सरकार अगर कोई बिल लाने वाली रहेगी तो वहाँ पर क्या होगा, जनता के सामने इस प्रस्ताव को रखा जाता है, उस हिसाब से चीज़ों को निर्णय लिया जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यही अंतर है। दूसरी ओर देखेंगे, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो स्तंभ है, इसके 4 पिलर हैं, और 4 पिलर में आप देखेंगे कौन कौन सा है, और इन सब का एक एक महत्व है। जैसे आज हम बोलते हैं कि भारत में कोई आपका एमपी किसी को चुन लिया, बड़े बड़े वादे किए चुनाव के समय में, बहुत बड़े बड़े वादे कि हम आपके सारे दुखों को हर लेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अंततः वो करते क्या है? चुनाव के जितने हैं वादे भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप स्विट्जरलैंड में हो, अगर इस तरह की बातें किए हो, तो आपको क्या करेंगे? कहेंगे कि कम बैक, वापस आओ, तुमको एमपी नहीं रहना चाहते थे, तुमने जो वादे किए थे तुमने नहीं निभाए, इसलिए तुम अब वापस आओ, किसी और को बनाएंगे। इसी को बोलते हैं रिकॉल। 1 पिलर, जैसे इसको प्रत्याशी को वापस बुलाना बोलते हैं या प्रत्यावर्तन बोलते हैं। इसमें जो होता है, एक इनिशिएटिव है, पहल, एक रेफरेंडम, और एक होता है प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह। ये सारे पिलर को सिर्फ याद रख लो, जब मेंस का एग्जाम लिखोगे तो सिर्फ माइंड में बना के दिखा देना। तो एक ऐसा बनाना सर्कल, इसमें लिख देना डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये 4 पॉइंट को शामिल कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड आपको दे देना। ठीक है,
अब देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र बोलते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी बोलते हैं। अप्रत्यक्ष क्यों बोलते हैं? प्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। प्रत्यक्ष में जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, अप्रत्यक्ष में जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता। हम क्या करते हैं, ये जनता है, ये जनता किसको चुना, प्रतिनिधि को। प्रतिनिधि कहां गया, संसद में गया या विधानमंडल में गया। अब कानून बनाने की शक्ति, देश का निर्णय लेने की शक्ति ये दोनों के पास है। और यहां कौन बैठ रहे हैं, आपका भेजा हुआ प्रतिनिधि, क्योंकि आप अपना वोट देते हो। तो क्या आप डायरेक्ट तो वोट नहीं कर रहे हो ना किसी चीजों के लिए, ये कर रहे हैं वोट। और माना जाएगा कि ये जिनके पक्ष में आपका जो आपके क्षेत्र का जो एमपी है, विधायक है, अगर वोट कर रहा है तो माना जाएगा कि आपने उसको ये शक्ति दिया है, वो आपके बदले कर रहा है। तो यही अप्रत्यक्ष होता है। अगर ये करता, जनता अगर करती तो डायरेक्ट होता डेमोक्रेसी। ये प्रतिनिधि कर रहा है इसलिए इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें देखेंगे कि जब लोकतंत्र को हम दो रूप में बांटे, तो यहाँ लोकतंत्र में जो शासन प्रणाली होता है ये भी दो तरह का होता है। एक संसदीय लोकतंत्र होता है और एक अध्यक्षीय या राष्ट्रपति का अध्यक्षीय या प्रेसिडेंशियल, और ये राष्ट्रपति वाला होता है और अध्यक्ष का होता है। तो आप ये देखेंगे कि आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पर हेड कौन होता है, वहाँ अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया जाता है। वहाँ का समग्र पावर किसमें होता है, राष्ट्रपति में होता है। तो शक्ति लेने का उनके पास है। लेकिन भारत में क्या है, हम संसदीय लोकतंत्र को अपनाते हैं। ब्रिटेन में क्या है, संसदीय लोकतंत्र को अपनाते हैं। तो इस तरह की चीजों को हमने कहाँ लिया है, ये ब्रिटेन से ही हमारा संविधान ने ग्रहण किया है। ठीक है, इन चीजों को आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, डेमोक्रेसी का जो सबसे अच्छा चीज क्या है, ये हम आगे भी देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ बना हुआ एक फिगर तो मैं बता दूं। एक डेमोक्रेसी में जो चीजें देखा जाता है कि वहाँ क्या है, वहाँ देखा जाता है अधिकार दिया गया है कि नहीं। आप नॉर्थ कोरिया चले जाओ, क्या आपको सारा चीज है करने का अधिकार। आप चाइना चले जाओ, क्या आपको पूरा अधिकार है कि कुछ भी कर लो। आप सरकार के अगेंस्ट में लिख लोगे बहुत कुछ, नहीं लिख पाओगे। आपकी इवन सोशल मीडिया पर भी सरकार की नजर होती है कि आप अगर कुछ गलत करोगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेजोरिटी, क्या निरंकुश राज्य होता है, जो राजा जैसा लोग होता है। आप नॉर्थ कोरिया चले जाओ, वहां आप राजा को चेंज कर दोगे, नहीं करोगे, वहां मेजोरिटी की जरूरत ही नहीं है, वो जिसको चाहेगा उसको शासक बनाएगा। अब भारत में क्या आप देख रहे हो कि इस बार चुनाव हुआ, सरकार बहुमत नहीं ला पाई, ऐसा माना जा रहा था कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं, कोई और बना लेगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर गठबंधन की सरकार बन गई। कहने का मतलब क्या हुआ, इनको मेजोरिटी प्रूव करना ही था। अगर इनको समर्थन नहीं मिलता, अगर इनको जो मिनिमम सीट है 272, 273 अगर नहीं हो पाते तो सरकार नहीं बना पाते। पॉलिटिक्स, आप अगर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, राजनीतिक अधिकार चाहते हैं, तो वो भी अधिकार आपको दिया गया है। प्रस्तावना में भी इस बात को दिया गया है कि राजनीतिक न्याय आपको मिलता है। तो यहाँ पर कौन से आर्टिकल के माध्यम से मिलता है वो हम आगे भी देखेंगे। इंडिविजुअल रूप से आप स्वतंत्र हैं, आपको अपना स्वतंत्र कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता को भंग ना करे, यहां तक आप स्वतंत्र हैं। वोटिंग, क्या आर्टिकल 325 क्या बोलता है, आपको वोटिंग से रोकता है क्या, नहीं रोकता। वयस्क मताधिकार क्या है, वोटिंग राइट ही तो मिलता है डेमोक्रेसी में। और यही तो वोटिंग राइट है जो इक्वलिटी के आधार पर टिका हुआ, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो, सब लोगों को बराबर शक्ति दिया गया है। एक लोगों के लिए एक वोट, मतलब एक, चाहे वो अमीर हो। पीपल के पास शक्ति है डेमोक्रेसी में। अब यही बात कर रहा था मैं कि इसमें और चीजें क्या शामिल होता है। हमने वो चीजें जब बात किया तो हमने वयस्क मताधिकार की बात की। तो वयस्क मताधिकार क्या है, ये वोटिंग ही तो है, आप वोट कर लो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपके फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन तो करे, सरकार उल्लंघन तो करे, छीनने का प्रयास तो करे, आपके साथ खड़ा कौन मिलेगा, न्यायपालिका। न्यायपालिका इतना स्वतंत्र है कि अगर सरकार आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगा तो आपके सामने खड़ा होगा, वो आपके अधिकारों को रक्षा करने के लिए हमेशा अडिग है। तो ये डेमोक्रेसी है, उसी का शक्ति है। भेदभाव का अभाव, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ये सब क्या है, वहां पर भेदभाव करने नहीं देता। आर्टिकल 18 अस्पृश्यता का अभाव,
छुआछूत ना हो, अस्पृश्यता की निषेध है। मतलब निषेध मतलब इस तरह का अगर छुआछूत जैसे कार्य करेंगे तो आप पर क्या होगा, लीगल एक्शन तो लिया ही जाएगा, क्योंकि कानून इसके लिए बने हुए हैं। साथ ही साथ क्या है कि लोकतंत्र में चीज़ों को क्या है, कोई जगह नहीं है। अगर भेदभाव करोगे तो उसका कोई जगह नहीं है, इसलिए उसका अभाव होना चाहिए। कानून की सर्वोच्चता। एक बात बताओ, कोई गरीब है, सपोज कोई चोरी करता है गरीब, और एक अमीर चोरी करता है, तो क्या दोनों पर कानून अलग अलग लागू होंगे या एक होंगे? एक होंगे, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। तो यहाँ पर क्या है, कानून की सर्वोच्चता। सामयिक चुनाव, आप देखते होंगे चाहे हर क्षेत्र में, चाहे पंचायत का चुनाव हो, मुख्यमंत्री का चुनाव हो या प्रधानमंत्री, मतलब लोकसभा का, विधानसभा का या पंचायत का चुनाव हो, इसके लिए एक टाइम फिक्स होता है कि एक समय के बाद, जैसे हम जब लोकसभा का चुनाव होता है 5 साल कार्यकाल होता है, विधानसभा का 5 साल का होता है, पंचायती राज का होता है, तो इस तरह के क्या होता है, सामयिक चुनाव होते हैं, एक टाइम के अंदर चुनाव होता है। ये सब क्या है, लोकतंत्र के लक्षण। लेकिन भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था, जिसमें कार्यकारिणी अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका और विधानमंडल के प्रति क्या है, जवाबदेह है। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति आप प्रतिनिधि दे रहे हो, हमने बोला था आपको अभी पिछला स्लाइड में कि जनता है, जनता आपको प्रतिनिधि को चुनता है। और प्रतिनिधि कहाँ बैठ रहा है, आपके 2 जगह बैठ रहा है, संसद में बैठ रहा है और विधानमंडल में बैठ रहा है। विधानमंडल में बैठ रहा है। जब विधानमंडल में बैठ रहा है तो ये जो कार्य करेगा ना, सही या गलत, तो यहाँ पर एक विपक्ष भी होता है आपसे सवाल पूछने के लिए, और जब सवाल पूछेगा तो आपको यहाँ जवाब देना पड़ेगा, और यही जवाबदेही तय करती है कि आप सही काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर गलत करेंगे तो जनता देखेगी और उसी अनुसार जब चुनाव का समय आएगा तो आपको जवाब देगी। तो इस तरह से हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अंबेडकर जी के शब्दों में अगर कहे ना, तो ये कहते क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं होगा। अब राजनीतिक लोकतंत्र का क्या मतलब है? क्या हम अभी भी, आप देखेंगे, सोचिए कितना दीर्घकालिक इनका सोच था कि उस समय ही जब संविधान बन रहा था, उस समय भी इन्होंने इन बातों को तो शामिल किया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि राजनीतिक लोकतंत्र कभी स्थापित नहीं होगा जब तक कि समाज में मूल रूप से सामाजिक लोकतंत्र ना हो। अब लोकतंत्र का मतलब सामाजिक लोकतंत्र से क्या मतलब है? आप देखोगे कि अब जब हम कोई गांव में जाते हैं तो ये उच्च जाति का लोग है और निम्न जाति का लोग है, तो आप देखेंगे दोनों एक दूसरे से घृणा करते हैं। कारण क्या है? पहला व्यक्ति इसलिए घृणा करता है नीचे से, छोटे जात से, कि वो छोटे जात का है। तो ये भेदभाव है। जब ये भेदभाव होता है तो ये क्या है, सामाजिक रूप से हम इनको समता दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं कि हाँ आप मेरे बराबर हो? नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप जात के आधार पर उसको नाप रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहा है जब उस समाज में ही मजबूत नहीं होगा तो राजनीतिक रूप से वो कैसे मजबूत होगा। इसी बात को उन्होंने बोला है कि आपको उसके लिए करना क्या होगा, सामाजिक रूप से उनको अगर मजबूत करना है तो उनको स्वाधीनता दो। अब देखोगे ठाकुर का कुआं प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ, आप पढ़ लो उसको। कह रहे ठाकुर के कुआं पर कौन पानी पिएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये देख लो, समानता की बात कर रहे हैं। अब एक बात बता दो मुझे कि अभी कई जगह देखोगे कि कई सारे रेस्टोरेंट में जाओगे तो अगर खराब कपड़े पहन के चले जाओ तो वहां पर भी आपको क्या करेंगे, एक सूट वूट पहन के आ रहा है और एक आप खराब धोती कपड़ा पहन के चले जाओ तो आपको रोक देगा। तो क्या ये समानता है? ऐसे लोगों पे क्या है, इस चीज़ों को हमें क्या करना होगा, अस्थायी करना होगा। इसको हमको शामिल करना होगा कि इस तरह की चीज़ें सामने ना आए और सामाजिक समता की बात उसके मूल में आए, ताकि राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो। ठीक है, तो इसको कब होगा? इसके लिए जरूरी है कि उसमें स्वाधीनता हो, समानता हो, लोगों को आपस में भातृत्व बंधुता की बात हो, तभी हो पाएगा। ठीक है, अब एक गणतंत्र की बात करते हैं। अब गणतंत्र को भी ना हम 2 वर्गों में बांट लेते हैं। क्या करते हैं? 2 वर्गों में बांट लीजिए। और जब 2 वर्गों में बांटेंगे तो गणतंत्र का क्या मतलब है? हमने बोला था एक राजशाही गणतंत्र होता है, एक गणतंत्र होता है। अब राजशाही क्या होता है? राजशाही में क्या होता है कि जो अधिकार दिए जाते हैं, किसी भी देश का जो सर्वोच्च पद होता है वो उत्तराधिकारी के आधार पर या वंशवाद के आधार पर, उत्तराधिकारी या वंशवाद के नाम पर। वंशवाद आज बड़ा कर रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि आज मान लो जिस तरह से पहले अकबर बनता है, फिर जहांगीर बनता है,
इस तरह से चीजें आ रही हैं। तो आप ब्रिटेन में भी देखोगे कि पहले विक्टोरिया, तो फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरह से शासक क्या है, वहां का राजा ही वहां का सर्वोच्च शक्ति पाया रहता है, सर्वोच्च पद पर बैठा है, और जिसके लिए कोई चुनाव नहीं होता। लेकिन जब हम गणतंत्र की बात करेंगे तो किसी देश का जब सर्वोच्च पद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तब उनको क्या कहते हैं, हम गणतंत्र कहते हैं। और भारत क्या है, भारत, अमेरिका, अब अमेरिका जाएंगे तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से वहाँ राष्ट्रपति को चुना जाता है, जो सर्वोच्च पद है। अगर भारत रहेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इन सारी चीजों को आप डिटेल से समझ रहे होंगे। अब प्रस्तावना में 3 तरह का जो न्याय शामिल किया गया है, हमने अभी बताया इसको। ये जो न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इसमें समझो पहले कि सामाजिक न्याय से क्या मतलब है, आर्थिक न्याय से क्या मतलब है, राजनीतिक न्याय से क्या मतलब है। अब हमने बोला था, हम पीछे बता चुके हैं कि ये जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में प्रस्तावना के क्या हैं, विभिन्न उपबंध इसमें शामिल किया गया है। प्रस्तावना की जब बात आएगी तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए कि डीपीएसपी में भी है और हमारा फंडामेंटल राइट में भी है। जब ये दोनों चीजों में शामिल है तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, कथन में पूछा हुआ है, और उसमें पूछा हुआ है 1 2 2 3 3 4, इस तरह से वो क्वेश्चन भी हम बात करेंगे। लेकिन इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको समझना चाहिए। हम सामाजिक लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो अभी अम्बेडकर जी के शब्दों में कहें तो वहां पर क्या था कि वहां पर स्वाधीनता हो, वहां पर भेदभाव ना हो, वहां पर बंधुता की बात हो। तो जब ये चीजें शामिल होगा सामाजिक रूप से, जहां पर न जाति होगी न धर्म होगा, अगर ये चीजें शामिल नहीं रहेगी तो सामाजिक रूप से हम क्या होंगे, विकसित होंगे। हम आर्थिक रूप से क्या बोलेंगे, अगर कोई गरीब आपके साथ है और आप अमीर हैं तो आप गरीब को घृणित भाव से ना देखें, बल्कि ये सोचें कि वो उनका अस्तित्व है, उनका हम सम्मान करें। हम जो कर रहे हैं वो हम अपना सम्मान करें, मतलब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। आप अमीर हैं तो आपको भी सम्मान, आप गरीब हैं तो मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। इस तरह से चीजें होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से क्या हुआ, आप राजनीतिक रूप से देखिए, क्या कोई व्यक्ति, जो संविधान में चीजें दी गई है कि 18 वर्ष से ऊपर हो तो वोट देने से रोका गया है क्या, नहीं रोका गया। क्या आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने से रोका गया है क्या, नहीं रोका गया है। क्या आपको चुनाव लड़ने से रोका गया है क्या, नहीं रोका गया है। तो जब जो नियम बनाए गए हैं, अगर वो नियम को फुलफिल करते हैं तो ना आपको जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना आपके क्षेत्र के आधार पर कोई नहीं रोक सकता। आप चुनाव लड़ सकते हैं और राजनीतिक रूप से आपको ये शक्ति संविधान देता है। और जो संविधान में बातें हैं वही प्रस्तावना में आपको दिख रहा है। अब जब हम न्याय की बात कर रहे हैं तो हमने पीछे भी बताया कि कहां से लिया गया, यूएसएसआर से, सोवियत संघ से या रशिया से। इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो सामाजिक न्याय के हमने क्या बोला कि कब होगा, जाति ना हो। हमने क्या बोला, जाति ना हो, जाति के साथ रंग भेद लिंग। अब जाति के बाद बोल दिया, धर्म के बाद बोल दिया, अब कह रहे हो कि तुम महिला हो इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों, ऐसा नहीं। तो हमारा समाज ही विकसित हो रहा है, हमारा संविधान का ही देन है कि हाल ही में आपने सुना होगा कि बिहार दरोगा के एग्जाम में एक ट्रांसजेंडर को भी सीट मिली और वो सेलेक्ट हुई है। तो ये किसका शक्ति है, हमारा संविधान का ही शक्ति है कि हम न सिर्फ मेल फीमेल को बल्कि एक ट्रांसजेंडर को भी हमें शक्ति दे रहे हैं कि आप मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना एक महिला और पुरुष। हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। और यही हमारे विकसित संविधान का, हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी, जिसमें हमारा समाज बढ़ रहा है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ, हमने बोला कोई व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब वही मैंने बताया कि किसी के पास पैसा है, किसी के पास संपत्ति है और किसी के पास नहीं है, तो हम दोनों को दो नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि जिसके पास संपत्ति नहीं है, उपेक्षित नहीं है, उनको सरकार उनको सहायता करेगी। अब सरकार सहायता करेगी तो कैसे करेगी, अब देख रहे होंगे पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस तरह की योजनाओं के माध्यम से, जल जीवन मिशन, शौचालय योजना, इस तरह की योजनाओं के माध्यम क्या हो रहा है, जो उपेक्षित है उनको पूरा भी किया जा रहा है। और जिनके पास है उनसे सरकार क्या कर रहा है, जिस तरह का भी व्यवस्था हो रहा है टैक्स का, वो उससे वसूल रही है। तो समानता कर रही है, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहिए। यही है आर्थिक समानता का मूल चीज है। जब हम राजनीतिक समाज देखो, और जब सामाजिक और आर्थिक न्याय को हम जोड़ देंगे तो अनुपाती न्याय बनता है। कहने का मतलब क्या है, जिस समाज के संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि ऐसी हमारा देश हो, हमारा देश ऐसा हो, वही समाज को स्थापना करना है, तो हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय पहले स्थापित करना होगा। जब ये दोनों स्थापित होगा
तो राजनीतिक न्याय अपने आप स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं और प्राप्त होंगे, मतलब ये तो प्राप्त हैं ही, आप संविधान में देख रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको राजनीतिक रूप से ऐसा नहीं है कि आपको राजनीतिक अधिकार देने के लिए कोई कहीं जाने से आपको रोक देगा, किसी ऑफिस में जाने से रोक देगा कि आप इस धर्म जाति के हो इसलिए इस ऑफिस में नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि कुछ निम्न जाति की जो कास्ट के व्यक्ति होते हैं उनको मंदिरों में जाने से रोक दिया जाता है, तो ऐसा है जो कानूनी रूप से इलीगल है, तो इसको दंड का व्यवस्था किया गया ऐसे लोगों के लिए। ऐसा अगर कोई करता है तो उनके ऊपर सरकार एक्शन भी ले सकता है। ठीक है, तो ये जो ऐसे करते हैं उनका वो मनमाने ढंग से किया हुआ कार्य है, अवैध कार्य है, जिसको सरकार द्वारा रोका भी जाता है। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता, अब जो पीटी में क्वेश्चन आएंगे ना, डायरेक्ट पूछ देंगे कितने प्रकार की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि हम 5 प्रकार की स्वतंत्रता के साथ हैं। और क्या ये स्वतंत्रता सिर्फ प्रस्तावना में? क्या आपको धर्म की स्वतंत्रता नहीं मिलता, उपासना की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट में नहीं मिलता? मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हम समता की बात करते हैं, क्या आपको नहीं मिलता? हम विश्वास की बात करते हैं तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता में नहीं मिलता? तो हमें क्या कहता है कि विचार की जब स्वतंत्रता की बात करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे, तो आर्टिकल 19 आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। जब धर्म की बात करेंगे, धर्म की स्वतंत्रता की, तो आपको 25 से 28 तुरंत याद आना चाहिए। अब जब उपासना विश्वास की बात करेंगे तो आपको इस धर्म की स्वतंत्रता में ही है कि आपको किस धर्म पर विश्वास है। हम माना कि आज हम हिंदू हैं, कल हम ईसाई धर्म अपनाना चाहते हैं, तो ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि हम किस धर्म को पालन करेंगे और किस धर्म का पालन नहीं करेंगे। तो ये हम पर सरकार रोक नहीं लगा सकती। हाँ, लेकिन इस बात पर रोक है कि कोई आपको माइंड वॉश करके किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करवा रहा है, जैसे अंग्रेजों के टाइम में ईसाई मिशनरी करते थे। अगर ऐसे कोई किया जा रहा है तो इस चीज़ों पर सरकार द्वारा रोक लगाई जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से 5 अधिकार हैं? 5 स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म और विश्वास की। ये 5 तरह का स्वतंत्रता आपको दिया गया है। इस तरह से आपको याद रखना है, ये पीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन में दे दे 4 ऑप्शन, इसमें से 3 ऑप्शन हो, इसमें 5 में से 3 और एक कोई और दे दे, पूछ दे कि इसमें कौन सी उपासना, कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ठीक है, अब इन अधिकारों की रक्षा के लिए मूल अधिकार के माध्यम से क्या, अब देखो इन अधिकारों की रक्षा कैसे किया जाता है। क्या हमने बार बार बोला है, इसीलिए बार बार मैं लिख भी देता हूं कि डीपीएसपी और एफआर इन चीजों को शामिल करता है। जब समाजवाद पकड़ोगे तो डीपीएसपी के पास जाओ, जब व्यक्तिगत अधिकार पाओगे, राजनीतिक अधिकार पाओगे, तो मूल अधिकार में आओगे। तो मूल अधिकार के माध्यम से भी क्या किया जाता है? रक्षा किया जाता है। एक चीज जान लो कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व ये लिया गया है फ्रांस से। ये पीटी का क्वेश्चन एकदम फिक्स क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है कि कहाँ की क्रांति से लिया गया है, तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात की गई है। तो बंधुत्व की बात हम क्यों कर रहे हैं? हमने बोला ना, सामाजिक रूप से अगर स्थायित्व लाना है तो बंधुत्वता, भातृत्व जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक हम इस चीज को शामिल नहीं कर पाएंगे। आप जब देखेंगे, हम जब 42nd अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना, जब मेंस का क्वेश्चन लिखोगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हम सिर्फ प्रस्तावना में इन बातों को नहीं देखते, हम कहाँ कहाँ और देखते हैं। हम भाई की बात करेंगे तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आपको मिलता है। हम जब व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो हम क्या करते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट में भी दिखता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, समानता का अधिकार है, सभी धर्मों को एक समान देखेंगे, सभी धर्मों को एक समान से देख रहे हैं, दूसरी ओर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये कहाँ से स्थापित हो रहा है? जब हम समाजवाद की बात करते हैं, जब समाजवाद की करेंगे तो हमें डीपीएसपी में दिखता है। इन चीजों को क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट में तो जोड़ा गया, क्या बोलते हैं, अखंडता को, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को। तो ये चीजों को हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज में जब जाओगे तो वहां भी आपको बंधुत्व दिखेगा, वहां भी आपको दिखेगा कि हम किस रूप में हम अपने देश की चीजों को रक्षा करें, कैसे हम पर्यावरण की रक्षा करें। तब ये चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज में दिख रही है। और आपको ये
जब डीपीएससी पढ़ेंगे वहां पर भी आपको बोलेगा कि पर्यावरण की रक्षा करिए, तो आपको जोड़ना पड़ेगा और ये मेंस में आपको दिखाना पड़ेगा कि प्रस्तावना ऐसे ही दर्पण इसको नहीं कहा गया है, ऐसे ही परिचय पत्र नहीं कहा गया है, क्योंकि संविधान के हर रोम रोम में बसा है ये प्रस्तावना की बातें। समता, किस तरह की समता की बात कर रहा है? अब देखो, कीवर्ड जब पकड़ लोगे तो आराम से कर लोगे। कीवर्ड पकड़ो, वर्ग, कहने का मतलब क्या है? कोई उच्च वर्ग है, कोई निम्न वर्ग का है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। अगर ऐसे वर्ग है तो उच्च वर्ग को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि निम्न वर्ग को विशेषाधिकार नहीं दिया जाए, उच्च वर्ग को दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। समता स्थापित करना है तो इन विशेषाधिकारों की क्या होगी? अनुपस्थिति होगी, वहां पर वहां नहीं होगा। ठीक है, और बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर की समानता मिलेगी। लेकिन अपवाद भी है, अवसर की समानता। आर्टिकल जब तो आप 16 पढ़ते हो फंडामेंटल राइट का, तो जब बोलते हैं कि अवसर की समानता अब कोई जॉब वगैरह मिल रहा है आपको, तो कहते हैं वहां पर अवसर की समानता होगी, तो रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? रिजर्वेशन अपवाद स्वरूप रखा गया है कि जो वर्षों से, हजारों सालों से जो पिछड़े रहे हैं, उनको हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, तो हमको उस लेवल पे लाना है, एक लेवल पे लाना है, तो हमको उनको रिजर्वेशन देकर उनके बराबर खड़ा करना है, ताकि वो समाज की मुख्यधारा से क्या करे? जुड़ सके और ताल में ताल मिला के आगे बढ़ सके। बस इतना ही इसका भाव है। तो समान अवसर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार कुछ अपवाद स्वरूप रखा नहीं है। रिजर्वेशन जैसी चीज़ें, महिलाओं के लिए आरक्षण, आप देखते होंगे पंचायत में आरक्षण, अभी संसद में भी आरक्षण दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखिएगा, तो इस तरह से अवसर की समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। दूसरी ओर देखेंगे कि जो समता का जो है, कौन कितने आधारों पर समता को स्थापित किया जा रहा है। ये 3 आधार जो बार बार मैं बोल रहा हूं ना, पहले हमने पढ़ा था राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। अब भाई ये नागरिक क्षमता जो है, आप जब खोजेंगे, ये जो नागरिक क्षमता है ये कहां कहां आपको दिख रहा है? आर्टिकल 14 में दिख रहा है, विधिक समता। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। हमने अभी क्या बोला कि समता तो हमने दे ही रखा है, और ये हम नागरिक क्षमता तो दे ही रहे, लेकिन अवसर की क्षमता में ऐसा नहीं है कि कोई रिजर्वेशन नहीं दे सकता, क्योंकि समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है, उसको समता स्थापित करना है। अगर आप इनको आगे रिजर्वेशन जैसी चीजें नहीं दोगे, जो पिछड़ा है, तो बराबर कैसे होगा? कैसे समता होगा? कैसे समानता स्थापित होगा? नहीं होगा। तो समता स्थापित करना है तो हमको उस तरह का रिजर्वेशन अगर दिया गया है तो इसको समता के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। राजनीतिक क्षमता की जब बात करेंगे तो आप देखिए आर्टिकल 325 कहता है धर्म, जाति, लिंग। जो आर्टिकल 15 में जो बातें की गई है, उसी के आधार पर किसी को भी मतदाता सूची में शामिल करने से रोका नहीं जाएगा। अब ये कह रहे हो कि भाई आप हिंदू मुस्लिम हो और कोई ईसाई है, तो आप इस धर्म के हो, इसलिए हम मतदाता सूची में आपको शामिल नहीं करेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप अमीर हो और हम गरीब हैं, तो अमीर को हम शामिल करेंगे, गरीब को नहीं करेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये हमें राजनीतिक शक्ति देता है समता स्थापित करने के लिए, आर्टिकल 325। ये मेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब ये देखोगे कि लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 326 में। अब मताधिकार का अधिकार दिया गया, हमने बोला क्या है? राजनीतिक क्षमता स्थापित करने के लिए हमने वोट का अधिकार दिया आपको, भेदभाव नहीं होगा आपके साथ। तो 325 में जहां आपको मतदाता सूची में शामिल करने से नहीं कोई रोकेगा, तो 26 में आपको कहेगा जाइए आप वोट करिए। अगर आप एलिजिबल हैं, 18 साल पार करके हैं, अगर आप 21 साल, 25 साल या 35 साल की उम्र प्राप्त कर लेते हैं, तो आप चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई आपको नहीं रोकेगा, चाहे आप किसी भी जाति वर्ग के रहें, धर्म के रहें, लिंग के रहें। ठीक है, एक समान काम के लिए समान वेतन। अब देखेंगे कि अब अक्सर कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि हमारे डीपीएसपी में ये बातें रखी गई है। आर्टिकल 39 जब देखेंगे तो समान काम के लिए समान वेतन की बात की गई है। हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि महिला और पुरुष टीम जो है इंडिया की, उसको सबको बराबर वेतन दिया गया, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो ये तो करंट का एग्जाम्पल ये है ही, लेकिन ऐसा नहीं कोई कंपनी में इस तरह के अगर भेदभाव होता है, सेम काम के लिए अगर अलग काम दिया जाता है,
वेतन दिया जाता है तो उस पर रोक है। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि वो व्यक्ति उतना स्किल होना चाहिए जितना दूसरा वाला व्यक्ति है। ठीक है। अब देखिए बंधुत्व, हमने बार बार बोला बंधुत्व में क्या स्थापित होता है। हम बंधुत्व तो यही बात कर रहे हैं, अगर लेमन के शब्दों में बोले, एक समान व्यक्ति के शब्दों में बोले, जो किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, बस वो समाज में नॉर्मल रहता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी बंधुत्व की बात समझता है कि बंधुत्व मतलब हम भाई की तरह रहे। अब भाई का मतलब क्या होता है कि अगर एक दुख में है तो उसकी पीड़ा को हम भी समझें, उसके साथ हम उसका मजाक ना उड़ाएं। इसी तरह से बोलता है कि हम व्यक्ति का क्या करें, इसलिए बोलता है कि हम व्यक्ति का सम्मान करें। अगर एक का स्थिति खराब है तो हम उसके खराब स्थिति को देखकर उसका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उनका सम्मान करें। एकता स्थापित करना है, हम करें। विभिन्न धर्मों का विविधता वाला देश है हमारा, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषा है, जाति है, धर्म है। अगर हम इस तरह से एकता स्थापित नहीं करेंगे भाषा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, तो फिर क्या होगा, ये अखंड भारत जो है वो टूटने के कगार पे जाएगा। और टूटेगा कैसे, जब जनता एकता नहीं रखेगा। जब एकता नहीं रखेगा, आप देख रहे होंगे कि कुछ समय पहले जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी तो कई ऐसे अलगाववादी लोग थे, उनका नाम ही हम लोग अलगाववादी बोले क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को इंडिया का भाग मानते ही नहीं थे। तो हमारी अखंडता पर क्या है, एक तरह से कुठारघात करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम ऐसे लोगों को क्या करते हैं, जवाब देते हैं। हमारे पास जनता की ताकत, जनता ने ताकत दिया है अपने प्रतिनिधियों को, अपने सरकार को, कि ऐसे लोगों को आप रोके, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और भारत की अखंडता को आप सुनिश्चित करिए। इस तरह से बंधुत्व स्थापित किया गया। दूसरा चीज देखेंगे कि भारत में चूंकि एकल नागरिकता इसीलिए स्थापित किया गया कि आप, ऐसा नहीं है कि आप यूपी के हो तो एक अलग बनाता हूं आपका वोटर आईडी, और मैं दिल्ली से हूं तो मेरा अलग बन जाए, तो ऐसा नहीं है। हम एकल नागरिकता इसलिए हमने रखा है कि हम कहीं भी जाएं तो एक हमारा आइडेंटिटी हो कि हम भारतीय हैं। तो भारतीय की आइडेंटिटी जब होता है तो हम एकता के रूप में अपने आप स्थापित कर लेते हैं। हम अखंड भारत की सोच अपने आप लेके आ जाते हैं। यहाँ पर न मानसिक तौर पर न भौगोलिक स्तर पे हम भारत को अखंड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना है। मौलिक कर्तव्य में भी देखेंगे तो वहां क्या कहता है, विविधता में एकता, मतलब क्या करता है, हम सामसिक संस्कृति की बात करते हैं, वहां पर भातृत्व की बात करते हैं। तो इस तरह से कैसे स्थापित होता है, मौलिक कर्तव्य में ये बातों को शामिल किया गया। वैसा सब क्या करता है, बंधुत्व को मजबूत करता है। और जब बंधुत्व मजबूत होगा तो वहाँ एकता भी सुनिश्चित होगी, वहाँ अखंडता भी सुनिश्चित होगी। अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और आगे जो बातें हैं देख लेते हैं। अब इसका महत्व क्या है, हमने ये सारी चीज़ें देख लिया कि इसमें बहुत सारी बातें कर रहा है कि भविष्य का भारत कैसा होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगा, इसमें किस तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, किस तरह की समता की बात की गई है। इन सारे बिंदुओं को हमने एक एक करके देखा। तो क्या है, आपको इससे कोई महत्व समझ आता है, इसकी कोई महत्ता होगी तभी तो इस चीज़ को शामिल किया गया। इसकी महत्ता है, महत्ता ये है कि समाज में क्या कर रहा है, एक देश में जब इसको हम प्रस्तावना को दर्पण करते हैं तो दर्पण में क्या दिखता है, हमारे लिए एक राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का क्या होता है, मौलिक मूल्यों का उल्लेख करता है। क्या है प्रस्तावना में, यही सारी चीज़ें तो है कि राजनीतिक रूप से कैसे एक रहना है, धार्मिक रूप से कैसे एक दूसरे से अलग नहीं रहना है, एक जुड़ कर रहना है। नैतिक मूल्य क्या होता है कि हम किस तरह से कौन से कर्तव्यों को हम अपना निभाएं कि वो गलत ना हो। जरूरी नहीं है कि इसके लिए कानून बनाया जाए। अगर रोड पे गंदगी फैली है तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पर एक गंदगी फैली है तो हम अपने जो हमारे पास जो गंदी चीज़ें हैं हम भी रोड पर फैला दें। ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम ऐसी गंदगी को फैलाने से बचें। इसके लिए कानून नहीं बनाया जाएगा, ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें। अब दूसरा चीज़ यह है कि संविधान की नींव रखने वाले, इसमें क्या होता है कि ये जो आप इसके महत्व जो समझना है ना, तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखना मेंस का आंसर राइटिंग में कि जो बड़े बड़े जो संविधान सभा के सदस्यों ने जो प्रस्तावना के बारे में बोला है उन बिंदुओं को आप शामिल कर दो। कोई अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का कोई जस्टिस कुछ बोले हैं कि प्रस्तावना का क्या महत्व है तो उन बिंदुओं को शामिल कर दो। तो मैं कहूँगा कि जब भी आप महत्व की बात करें तो एक संविधान सभा किसी एक सदस्य का और दूसरा किसी न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का, जो अगर इनके बारे में कुछ बोला है प्रस्तावना के बारे में तो उन चीज़ों को आप शामिल कर दीजिए। तो कैसे करना है, देखिए ये कहते हैं संविधान का जो नींव रखा गया है उसमें प्रस्तावना में क्या है, उन्हीं अभिलाषाओं का
परिलक्षण दिखता है, मतलब उसका एक दर्पण दिखता है, उसकी एक छाप दिखती है, जो प्रस्तावना में जो बातें की गई है। अब देखिए संविधान सभा का एक सदस्य है, कौन है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी। आज जब इनका बात करेंगे तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ड्राफ्ट कमेटी में भी ये थे। इन्होंने ही बोला था कि संविधान सभा की प्रस्तावना जो है वो क्या है, वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। याद करिए, मैंने इसी के बारे में बोला था शुरू में कि हमारे जो संविधान सभा के सदस्य हैं क्या क्या हमारे प्रस्तावना के बारे में बोला है। और पीटी में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि ये बताइए कि संविधान की प्रस्तावना हमारे मौलिक हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये शब्द किन्होंने बोला है? तो नाम आपको दे देंगे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, के मुंशी, कुछ भी हो तो आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने ये बात बोला है। दूसरी ओर देखेंगे कि ड्राफ्ट कमेटी में एक मात्र आईएनसी कांग्रेस के सदस्य ने के मुंशी जी, इन्होंने भी बोला था कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने का यह भविष्य फल है। कहने का क्या मतलब है? हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने तो यही तो पढ़ा था कि हमारा भविष्य का भारत कैसा हो। जब भविष्य का भारत कैसा हो तो हमने बोला था कि संप्रभु भी होगा, लोकतांत्रिक भी होगा, गणराज्य भी होगा। यही तो भविष्य फल है, भविष्य का भारत कैसा होगा। यही चीज को तो के मुंशी जी कह रहे हैं कि ऐसा हमारा। दूसरी ओर एक हमारे एक विशेषज्ञ हैं अर्नेस्ट बार्कर जी, इन्होंने तो प्रस्तावना को लिखने वाले को ही कह दिया राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं। इतना इनको इतना पसंद आया, नाम याद कर लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट बार्कर जी ये प्रस्तावना के बारे में लिखते हैं कि राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने प्रस्तावना लिखा है, जिसमें प्रस्तावना में जो पूरे संविधान की एक झलक दिखती है वो राजनीतिक बुद्धिजीवी द्वारा ही ऐसी चीजें लिखे जाता है। और ये शब्द कहकर उनका क्या दिया? सम्मान। और इनको संविधान का कुंजी नोट के रूप में अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मुद्दा ये आया कि क्या प्रस्तावना जब 13 दिसंबर को पेश किया गया, 22 जनवरी को स्वीकार किया गया 47 में, और इसको 26 नवंबर, जब हम बोलते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान को हम अधिनियमित करते हैं, अधिग्रहित करते हैं, तो अगर ऐसी चीज़ों को हम शामिल कर रहे हैं तो बात ये उठा कि क्या प्रस्तावना में सारी चीज़ों को शामिल किया गया है या प्रस्तावना में कुछ चीज़ों को हम संशोधन कर सकते हैं। अगर जब संविधान का भाग होगा तो हमें आर्टिकल 356 कहता है कि हम इसमें संविधान में संशोधन कर 356 नहीं 358 आर्टिकल संविधान संशोधन 58 हाँ आर्टिकल 368 हमें कहता है, आर्टिकल 368 ये क्या कहता है? संविधान संशोधन की शक्ति देता है। और संविधान संशोधन की शक्ति हमें 3 रूपों में देता है, लेकिन हमें कौन सा करना है? और जब हम संविधान संशोधन की पढ़ेंगे टॉपिक तो उसमें हम बात करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ ये मानना है, यहाँ पर ये बात है कि संशोधन करने की शक्ति है कि नहीं हमारे संसद को प्रस्तावना में। तो इसके लिए तो सबसे पहले यह तय होना चाहिए कि यह संविधान का भाग है कि नहीं। और इसके लिए बात जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सबसे पहले 1960 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए सच है कि जो प्रस्तावना है उसमें जो संविधान में निहित प्रयोजन है वो सभी को दर्शाता है। और संविधान निर्माताओं ने क्या किया? उसके मस्तिष्क के रूप में, उसके मस्तिष्क की कुंजी बनी। कहने का क्या मतलब है? इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में किसके बेरुवाड़ी संघ मामले में, याद रखना इस केस को, 1960 बेरुवाड़ी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ जो संविधान में जो चीजें हैं इसमें शामिल किया गया है। और जो शामिल किया गया है उसमें आप देखेंगे कि ये दिखाता है कि हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी मस्तिष्क में क्या बातें थी वो उसमें परिलक्षित होता है। लेकिन ये होते हुए भी यह संविधान का भाग नहीं है। तो याद रख लो, बेरुवाड़ी 1960 में संविधान का भाग नहीं है। अगर संविधान का भाग नहीं है तो इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन समय बदला, और समय जब बदला तो समय आया सबसे इम्पोर्टेंट, जहां बहुत सारे निर्णय मिले गए, और निर्णय था 1973 का केशवानंद भारती मामला। 1973 में केशवानंद भारती मामला में आपको बहुत सारी चीजें हैं। एक उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का बात आया था, ये याद रख लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर में एक चीज संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि संविधान के किसी भी भाग में संसद है जो संशोधन कर सकता है,
लेकिन बिना बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधन किए हुए, बिना इसको चोट पहुंचाए हुए। तो ऐसी बातें हैं। तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय ने, सबसे बड़ी बेंच जो न्यायालय की, यही जो बेंच है केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच है। इसी में निर्णय लिया गया कि हम बेरुवाड़ी में जो निर्णय दिया गया था कि ये प्रस्तावना का भाग नहीं है, यहाँ पर कहा गया कि हाँ ये प्रस्तावना का भाग है। ठीक है, जब भाग है तो हमें शक्ति तुरंत मिल गई। कहाँ से? आर्टिकल 368। हम इसको क्या करते हैं? संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन हम किए। और संशोधन कब किया हमने? पहला संशोधन, पहला 42nd अमेंडमेंट 1976 में पहला संशोधन किया, और एकमात्र संशोधन हुआ। और इसमें हम कौन शब्द जोड़ा था? तो आप कमेंट में बताओ फिर से कि कौन कौन से शब्द जोड़ा था हमने। अब तीसरा ये चीज है कि फिर एक LIC का मामला आया। जब LIC, अगला केस, एक क्वेश्चन में डायरेक्ट आएंगे, इसीलिए मैंने इन चीजों को शामिल किया है। LIC इंडिया मामला था 1995 का। इसमें उन्होंने, न्यायालय ने क्या बोला? जो केशवानंद भारती में बोला कि प्रस्तावना का भाग है, इस चीज को उन्होंने पुनः रिपीट किया, और रिपीट किया तो यहाँ पर क्या हुआ? यह अस्थायी रूप से स्थापित हो गया कि संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। एक मुंबई केस है, उसमें भी बोला गया था, मुंबई वाद 1994 में आया था। अब 1994 में आया, 95 में आया, सब में उन्होंने क्या बोला न्यायालय ने? संविधान का भाग है, संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन संभव है, लेकिन बिना बेसिक स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाए हुए। अब संशोधन हुआ था, आपने बोला था कि इसमें एक ही बार संशोधन हुआ, केवल एक बार संशोधन हुआ, 42वां संशोधन 1976। इसमें जोड़ा गया समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को, इन सारे शब्दों को जोड़ा गया। अब क्या है? अब देखिए, अब मुद्दे हमने बात किया, हमने बड़ी बड़ी बातें की कि संविधान हमारा भविष्य का भारत कैसा हो, इसकी प्रकृति कैसी है, हम लोकतंत्र को स्थापना किए हुए, हम समाजवाद के समर्थक हैं, हम चाहते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो बात यह उठती है, हम समता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, क्या वर्तमान में जमीनी स्तर पे चीजें दिखती हैं? अगर दिखती हैं तो हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। क्या हम बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, क्या बड़ी बातें कर रहे हैं? जमीनी स्तर पे दिख रहा है? जो शब्दों हमने बोला, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग भेद विद्वान है या नहीं है? अब देखेंगे, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, आज भी कुछ न्यूज चैनल पर तो हमने देखा था कि आज भी अगर गांव में कोई टीवी रिपोर्टर किसी उच्च जाति के वर्ग के लोगों के पास इंटरव्यू लेने जाता है, अगर वहां पर निम्न जाति के व्यक्ति आ जाता है तो उसके बराबरी में नहीं बैठ पाता, वो नीचे बैठता है। अगर कोई नीचे जाति का व्यक्ति है तो उसको एक थाली में खाना नहीं दिया जाता, उसके लिए दूसरा थाली निकाला जाता है कि वो इस थाली के लायक है। आप समझिए इस चीज को। अगर एक पंक्ति में कोई उच्च जाति का है, उसी पंक्ति में उसके बगल में अगर कोई नीच जाति का खड़ा हो गया, लो कास्ट का व्यक्ति, तो वहां पर खड़ा होने से उसको रोक दिया जाता है, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। तो ये समझिए, इन चीजों को हमने बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन ये जमीन स्तर पर दिखता नहीं। हम बात कर रहे हैं वर्ग की, वर्ग की बात होगी, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि बेंगलोर के एक मॉल में क्या हुआ कि एक मॉल में एक बुजुर्ग किसान थे, उनके बेटा बड़ा शौक से मूवी देखने के लिए लेके आए थे कि चलिए आपको एक बड़े मॉल में हम आपको सिनेमा दिखाएंगे। उनको गेट पर ही उनको पहनावा देखकर उनको रोक दिया जाता है। तो क्या हमें दिखता है कि ये वर्ग को हम समानता दे रहे हैं? ये जमीनी स्तर पे दिख रहा है? सवाल आप पर मैं छोड़ता हूं। बंधुता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, रूढ़िवाद, क्या ये खत्म हो चुका है? आप देखेंगे विभिन्न तरह की रूढ़ियां अभी भी चल रही है गांव में, कई तरह की मान्यता अभी भी है। ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि गांव में, मैं दिल्ली का बात कर रहा हूं, बुराड़ी के एरिया में जो केस हुआ था पूरा भारत जानता है। क्या वैज्ञानिक रूप से सही था? रूढ़िवादिता के शिकार नहीं थे, वो अंधविश्वास के शिकार नहीं थे। इन चीजों से बचना था। जातिवाद की बात कर रहा हूँ, जातिवाद अभी विद्वान है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएं तब इसका असर दिखेगा कि क्या कितने स्तर पे, कितने मजबूती से बड़े स्तर पे जातिवाद हावी है। आप क्षेत्रवाद की बात कर रहे हो, आप महाराष्ट्र चले जाओ, यूपी बिहार के जो बच्चे जाते हैं वहाँ तैयारी करने या काम करने, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है आप वो देख लो। क्या हम क्षेत्रवाद को अभी भी मान सकते हैं कि वहाँ समान रूप से देखा जाता है, वहाँ बंधुत्व स्थापित है? आप कह सकते हो तो आप अपने खुद से पूछो और आंसर करना।
हम समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। एक समय था कि हमारा संबंध रशिया से बहुत अच्छा था और अमेरिका से उतना नहीं था, तो अमेरिका के बारे में कहा जाता है पूंजीवाद कंट्री है और रशिया समाजवादी है। आज हम पूंजीवाद की ओर इसलिए अग्रसर हो रहे हैं क्योंकि हम सरकारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे और पूंजीवाद स्थापित कर रहे हैं। हर चीज़ पैसे पर आधारित हो रहा है और हम देखेंगे कि हर चीज़ पर निजी क्षेत्र हावी है और निजी क्षेत्र का ही दूसरा रूप है पूंजीवाद। तो इस तरह से अग्रसर है। तो ये चीज़ें जब अग्रसर है तो हम कैसे बोलेंगे कि हमारे देश में समाजवाद स्थापित है। जो चीज़ें बदल रही है, हमारे संविधान ने इतना लचीला बनाया है, हमारा संविधान इतना लचीला है कि उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन बदलने का मतलब नहीं होता है कि उसकी मूल भावना को हम चोट कर दे। तो इसके लिए कौन खड़ा है? न्यायालय। समय समय पर न्यायालय इन चीज़ों को, समाजवाद को स्थापित करने के लिए आपके सामने खड़ा रहता है। पंथ निरपेक्ष से हम धार्मिक राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस बार के चुनाव में आपने सुना होगा, कोई क्षेत्रवाद के आधार पे तो कोई धर्म के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सभी विभिन्न पार्टियों की बात कर रहा हूं। आप एक क्षेत्र में जाएंगे तो एक पार्टी है किसी विशेष धर्म को समर्थन कर रहा है, उस क्षेत्र में अगर उस धर्म के लोगों को मानना है कि इससे वोट मिलेगा तो उस धर्म के मुद्दे सामने उठा दे रहे हैं। और जबकि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि अगर इस तरह के मुद्दे उठाता है तो उसके सो कॉज नोटिस और उसको आयोग घोषित कर सकता है। लेकिन क्या आपको दिखता है कि ये जो पंथ निरपेक्ष वाली संकल्पना है, धार्मिक राजनीति पर, जो हमारी राजनीति है वो धार्मिकता उस पर हावी हो रही है। अब लोग धार्मिक रूप से लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं और एक तरफ से पंथ निरपेक्ष से हम धार्मिक राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। और इसीलिए क्या सेकुलर शब्द को हटाने की बात की जा रही है? समझिए, आप सोचिए और आंसर आपको एग्जाम्पल के साथ देना है। हम बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में अब क्या हो रहा है? लोकतंत्र में क्या हो रहा है कि व्यक्तित्व आधारित लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। अब मैं कैसे बोल रहा हूं, आप एक समान रूप से देख लो कि अगर कोई कंपनी है और कंपनी में किसी का प्रभुत्व ज्यादा है तो उसका निर्णय हावी होता है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, अगर हम कांग्रेस बोलते हैं तो हमें सोनिया गांधी या राहुल गांधी नजर आते हैं, न कि उस क्षेत्र का व्यक्ति नजर आता है। अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो हमें मोदी जी और अमित शाह जी दिखते हैं। तो ऐसा क्यों? ये हम लोकतंत्र में क्या होता है, हम ऐसा नहीं मान के चलते हैं कि अगर इस व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, उसी का निर्णय अंतिम होगा। तो लोकतंत्र तो ये कहता है कि जहां पर मेजोरिटी है, मेजोरिटी के आधार पर निर्णय जो लेगा वही लोकतंत्र है। तो हम इसको कहेंगे क्या कि जहां पर निर्णय लेने की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो वहां व्यक्तित्व आधारित लोकतंत्र स्थापित हो जाता है, जो किसी भी देश समाज के लिए सही नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इन मुद्दे, हम बड़ी बड़ी बातों के अलावा अगर इन मुद्दों पर अगर समाधान करने की कोशिश करेंगे तो हम ये हासिल होगा। ध्यान रखिए, ये प्रस्तावना ही है जो हमें चीज़ों को झलक देती है संविधान की, और जब झलक दे रही तो इतने सारे जो मुद्दे आ रहे हैं, इन मुद्दों का समाधान भी करना चाहिए। और ये समाधान हमारे नीति निर्माताओं के पास है अगर वो करना चाहें तो। और इसके लिए क्या करना होगा? समाधान क्या है? हम शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, प्रशासन क्या? पुलिस। अभी मैं बोल रहा हूं कि आप एक गरीब हो जो कूड़ा करकट बीनता है और वो चला जाए थाना में और वो बोले कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, आप केस लिखो, आपका केस नहीं लिखा जाएगा। अगर वही कोई अमीर व्यक्ति चला जाए तो देखिए उसका केस तुरंत लिखा जाएगा, एफआईआर तुरंत लिखा जाएगा और उसके साथ व्यवहार भी अच्छा किया जाएगा। तो अगर इस तरह से बंधुत्व स्थापित करना है तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर शासन प्रशासन को भी नैतिक रूप से और कानूनी रूप से लोगों के साथ रहना होगा, उनके साथ भेदभाव नहीं करना होगा। न्यायिकता क्या है? हम न्यायालय की बात करते हैं तो हम नालसा जैसी चीज़ें तो लेके आए हैं ताकि निःशुल्क हम विधिक सहायता दे पाएँ, लेकिन क्या एक गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जो अपना दिहाड़ी मजदूरी के आधार पर अपना एक दिन का, अगर वो अपने न्यायालय में चुनाव लड़ने आता है, न्यायालय में अपना केस लड़ने आता है, तो क्या वो अपना दिहाड़ी नहीं खो देगा, अपने परिवार का पेट भर पाएगा? तो इसके लिए मुश्किल है। तो न्यायालय की पहुंच होनी चाहिए जनता तक, और जनता की पहुंच न्यायालय तक होना है तो आपको हर क्षेत्र तक अपनी पहुंच बढ़ानी पड़ेगी और न्यायिक रूप से उनको सक्षम, उनको साक्षर भी करना होगा कि आप इस तरह से मौजूद बनिए। आपके हक की लड़ाई के लिए, आपके अधिकारियों की रक्षा के लिए न्यायालय आपके साथ है, ये विश्वास न्यायालय को दिलाना पड़ेगा। सिविल समाज, बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है, एनजीओ है जो समाज में बंधुत्व स्थापित कर सकती हैं, कार्य कर सकते हैं।
कई ऐसे संगठन हैं, एनजीओ हैं जो इस तरह का क्षेत्र चीज़ें शामिल, मतलब समाज में समानता, राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को अगर शामिल करोगे और समाधान ढूंढोगे, और एक सबसे बड़ी चीज़ जो राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये रहेगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब पीटी के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देख लो आप। अब यहाँ पर भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो सबसे पहले क्या करना है, संविधान के उद्देश्यों की बात कर रहा है, संविधान के उद्देश्य की बात कर रहा है, तो किसका बात कर रहा है? आर्थिक न्याय की। सब कीवर्ड पर जाओ, कीवर्ड पे जाओगे तो क्वेश्चन गलत कम होंगे। अब क्या करा, उद्देश्य में क्या, उद्देश्य का में बात कर सकते हैं कि उद्देश्य का जो है वो तो बात है ही, जो संविधान का उद्देश्य है उद्देश्य का में तो दिखता है क्या मूल अधिकार में आर्थिक न्याय है, तो आप मूल अधिकार जैसे पकड़ोगे तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप व्यक्तिगत अधिकार दिया है, यहाँ पर पॉलिटिकल राइट दिया है, तो इन चीज़ों को शामिल किया गया है। जब उद्देश्य का और नीति निर्देशक तत्व को देखोगे तो इन चीज़ों को आपको सामने दिखेगा कि हाँ, यहाँ पर बोलता है कि आर्थिक राजनीतिक न्याय यहाँ पर मिलेगा। नीति निर्देशक तत्वों में बोलता है कि हाँ, लोक कल्याणकारी कार्य के लिए आपको ये चीज़ें करना पड़ेगा। 43 आर्टिकल 43 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लघु उद्योगों की बात की गई है, MSME जैसी चीज़ों की बात की गई है। तो ये क्या कर रहा है, आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि उद्देश्य का जो है इसमें से कौन, संविधान के उद्देश्य में कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है? संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। अब देखो, जब हमने 3 पीछे बता दिया कि संविधान का भाग है या नहीं है, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ये हुआ था, क्वेश्चन मार्क उठा था कि जब बेरूवाड़ी के पहले तो संविधान का भाग नहीं था, तो इसको संविधान का भाग माने या नहीं माने। लेकिन जब वर्तमान में स्थापित है, क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, तो आपको मान के चलना है कि संविधान का भाग है। तो संविधान का अब तो भाग है, और ये विधिक प्रभाव रखती है नहीं रखती है? तो विधिक प्रभाव ये नहीं रखती, एकदम सीधे क्वेश्चन से काटो, ये विधिक प्रभाव नहीं रखती, ये नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन ही है नहीं रखती, तो सच है। लेकिन क्या है, संविधान का भाग है लेकिन विधिक प्रभाव नहीं रखती। दूसरा क्या है, संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र कहाँ है? आज तो उसको माना गया कि दर्पण है, इस तरह समझना है। तो संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान में दिया गया आमुख, आमुख मतलब वही बात है, प्रस्तावना की बात कर रहा है। प्रस्तावना की बात कर रहा है, तो न्यायालय में लागू नहीं होता। सच बात है कि न्यायालय में लागू नहीं होगा, काट दो आप। महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों के लिए उल्लिखित है, संविधान में कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, ये खाली लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण और उपयोगी तो है ही। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये क्या है कि हमारे संविधान सभाओं को मस्तिष्क का एक आइडिया मुझे लगता है कि कैसे हमारा संविधान होना चाहिए, कैसा शासन प्रणाली होना चाहिए, शासन के उद्देश्यों को लिखित है। ये सारी बात कर रहा है कि संप्रभु, समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज, इस तरह की बातें कर रहा है, धर्मनिरपेक्ष। दूसरी चीज ये भी कह रहा है, उद्देश्य तो हमारा दिखाई दिया शासन का उद्देश्य क्या होगा। अर्थ निर्णय, कानूनी अर्थ निर्णय लेने में सहायता करता है, हाँ ये भी करता है। आप तो इस हिसाब से देखेंगे 2, 3, 4 इसका आंसर होता है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? अब हमने बात बोला था कि पहले आपको नाम याद रख लेना है, बेरूवाड़ी 1960। दूसरा देखेंगे केशवानंद भारती, नाइनटीन 73। फिर आप देखेंगे, पहले बम्बई याद रख लीजिए, बम्बई केस 1994, और एक LIC वर्सेज इंडिया 1995 का। ये सारे केसों में क्या कहा था कि संविधान का भाग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन जो है, क्वेश्चन में ए भी नहीं पूछा गया, ए भी नहीं पूछा गया, ए भी नहीं पूछा गया।
तो आपके लिए आंसर कौन सा होगा? वो मई होगा। ठीक है। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? अब देखिए हमने क्या बोला अभी, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है किसमें बोला था? केशवानंद भारती मामला में। किसमें? केशवानंद भारती मामला में। इसी में पहली बार बोला था कि प्रस्तावना जो है भाग है किसका? संविधान का। संविधान का भाग है। इस तरह की चीजों को शामिल किया गया था, इसलिए आंसर केशवानंद भारती। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना, एक सेम क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा प्रस्तुत की, उनकी व्याख्या कहां की गई है? अब मैं बात कर रहा हूं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये सारे देखेंगे आप तो एक चीज साफ साफ नजर आएगा आपको कि हमने बोला था कि जो अब इसकी बात करेंगे, अब इसमें बंधुत्व की भी बात की गई है, इसमें समाजवाद की भी बात की गई है, इसमें धार्मिक रूप से स्वतंत्र रहने की बात की गई है। तो हम इसको देखेंगे तो आर्टिकल कहाँ 25 से 28 में मिलता है, और 25 से 28 कहाँ मिलता है आपको? फंडामेंटल राइट में। दूसरी ओर समाजवाद जब देखेंगे तो डीपीएसपी जो 36 से 51 में मिलता है, ये क्या है? डीपीएसपी में। बंधुत्व जब देखेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी देखने को मिलता है, उद्देशिका में मिलता है। तो इन तीनों चीजों में जब शामिल है तो इसका आंसर कौन होगा? सी। ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी मेंस में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि आपने जितना चीजें पढ़ा उसका क्रक्स को पकड़ो पहले। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहले देखो कि इसका जो प्रस्तावना जो लाया गया उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य में क्या क्या है, भविष्य का भारत कैसा होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात की गई है, बंधुत्व स्थापित करने की बात की गई, समता स्थापित करने की बात की गई है। इन चीज़ों को आप माइंड मैप से दिखा दो। और जब उसमें देखोगे तो इसमें कुछ चीज़ों को पूछ रहा है, पार्टिकुलर चीज़ों को पूछ रहा है कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कैसे घोषित करता है, यही घोषणा क्रियान्वित करने के लिए कौन सी संवैधानिक उपबंध किए गए। अब जो भी संवैधानिक उपबंध है, जब इन चीज़ों को शामिल करोगे, जब समाजवाद पकड़ोगे तो डीपीएसपी के साथ भी जाइए। समाजवाद क्या है वो भी हमने बताया, उसको बढ़िया से लिखिए। धर्मनिरपेक्ष क्या है आप उसको लिखिए कि धर्मनिरपेक्ष सरकार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उसके लिए सभी धर्मों का सम्मान है। तो इस तरह से आप जब देखेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने की सारा चीज हम डिटेल से बताएं। इन चीजों को शामिल करने के बाद आपको आना है मुद्दों पर। महत्व इसको बताइए कि महत्व क्या था। महत्व में बताइए कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला है, कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला, के मुंशी ने क्या बोला, आर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा। इन सारी चीजों को जब शामिल करोगे तो ये समझ में आएगा कि किस तरह से प्रस्तावना इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ मुद्दे हैं उसको आप दिखा दीजिए, इससे क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। और कंक्लूजन में एक सकारात्मक चीजें लिखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिस तरह से सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को हटाने की बात की जा रही है तो आपके विचार में क्या होना चाहिए, तो आप बोलना चाहिए कि जो चीजें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार लास्ट में आपको कर देना है कि जैसा कि सरकार द्वारा ये चीजें उठाई गई है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय पेंडिंग है, मतलब तो जब निर्णय आएगा उसके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से जो आपके विचार आए उसके पक्ष में स्ट्रांग अपने बातें को रखिए। उद्देशिका आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए और क्या वर्तमान परिस्थितियों में ये प्रतिरक्षणीय है। डिस्कस द एडजेक्टिव ऑफ अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेज। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारे क्या राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है क्या वो उनके पास शक्ति नहीं है, कई सकते हैं, उनको दिखाइएगा कि इनके विवेकाधिकार कई शक्तियां उनके पास अभी भी है, और साथ ये दिखाएगा किस तरह के कार्य करते हैं, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां वो आप जब दिखाएंगे तो प्रियम्बल की जो बात है, प्रथम गणराज्य शब्द जो है राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, आप दिखाइए कि मजबूती के साथ भारत में स्थापित है। तो वीडियो यहाँ तक ही था, मैंने हर चीज़ों को शामिल करने का प्रयास किया। अगर कोई भी दिक्कत है, चाहे आपको कोई समस्या है, तो आप कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए
और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।